जय गुरु जी। आज मैं मॉर्निंग से यही सोच रही थी कि आज मैं क्या सत्संग शेयर करूं और मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं यही बार बार सोच रही थी कि मैं क्या शेयर करूंगी, गुरु जी का कौन सा सत्संग शेयर करना है। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू गुरु जी महाराज कि गुरु जी आप ही बताइए मुझे क्या शेयर करना है आज, मैं आपका कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी ने मुझे सारा स्टेप बाय स्टेप बताया, समझाया कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है। और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, अभी भी वो मेरे साथ ही हैं और सारी संगत के साथ रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, और मैं पहले ही गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, कोई भूल चूक हो जाए या मुझसे कुछ गलत निकले उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अगस्त से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक से। लेकिन उससे पहले गुरुजी ने मुझे मार्च और फरवरी एंड मार्च स्टार्ट ही हो रहा था, तो मेरे घर पे शाम का समय था 7 बजे का। तो मेरे घर पे एक अंकल आंटी आते हैं, वो 90+ एज ग्रुप के थे और मतलब उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है और वो पकड़ पकड़ के रेलिंग को आ रहे थे और मैंने उनको बोला आंटी आप मुझे वहीं से बता दीजिए। और उसी टाइम मेरे अंकल नीचे उतर के जा रहे थे, तो मैंने उनको देखा आते हुए, तो मैंने कहा आंटी आप मुझे वहीं से बता दीजिए प्लीज़, आप तकलीफ़ मत करिए ऊपर आने की, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आंटी बोली नहीं बेटा मैं ते ऊपर ही आवांगी। पूरा पंजाबी में उन्होंने मुझसे बात करी और मुझे कहा कि मैं ऊपर आके ही आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। तो वो भी आई, अंकल भी आए। तो मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है कि आप जानते नहीं हो किसी को, तो आप एकदम से कैसे एंट्री दे दोगे। तो उस टाइम पे वो आई ऊपर, तो जैसे हमारा हम बात कर पा रहे थे जो मेन गेट था, तो कहती हैं कि जय गुरुजी बेटा। और मैं ना आप मेरे को ऐसे बोली कि मेरे घर पे कल सत्संग है 11 बजे और आपको आना है। तो मेरे ना बहुत ही बड़े गुरुजी आ रहे हैं जालंधर से और आपको कल सत्संग में आना है। मैंने कहा आंटी मैंने तो आपको कभी देखा नहीं अपने ब्लॉक में। तो मुझे कहती हैं कि बेटा मैं कल ही शिफ्ट हुई हूँ। और संगत जी उस टाइम ना इतना दिमाग काम नहीं करता, या तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता है। तो उस टाइम मेरे को ये लगा नहीं, कि मैंने ये सोचा भी नहीं कि कल जो शिफ्ट हुए हैं उनके घर में सत्संग कैसे हो सकता है, और बुजुर्ग हैं विदाउट एनी हेल्प। मुझे उन्होंने कहा कि हम दोनों ही शिफ्ट हुए हैं, बस मैंने उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा तो वो आंटी बोलने लगी बच्चे तो यूएस में रहते हैं और आपको कल आना है बेटा, ज़रूर आना है। उन्होंने मुझे ना काफ़ी बार 4 दफ़ा उन्होंने मुझे बार बार ये बात बोली, मेरे गुरुजी ने तुझे बुलाया है, मेरे गुरुजी ने तुझे बुलाया है, तूने ज़रूर आना है। मैंने कहा जी आंटी मैं आऊँगी। मैंने उन्हें कहा भी आंटी आप आ जाओ अंदर। फिर मेरे को लगा कि आंटी ऐसे इनवाइट कर रही हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत आई और पता नहीं कैसे आई। तो मैंने उन्हें कहा आंटी आप प्लीज़ अंदर आइए, पानी लीजिए। तो कहती नहीं बेटा मुझे औरों को भी इनवाइट करना है, तो मैं फिर कभी आऊँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है आंटी। तो आंटी चली जाती हैं। अगले दिन मॉर्निंग में मेरे अंकल पूछते हैं कि कौन आया था, तो मैं उनको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ ऐसे ऐसे आंटी अंकल आए थे और आंटी ने सत्संग के लिए इनवाइट किया है और उनके कोई गुरुजी आ रहे हैं जालंधर से, लेकिन मुझे बार बार कह रही थी तुम्हें गुरुजी ने बुलाया, आना तुम ज़रूर। तो मेरे अंकल ने कहा कि तो तुम जाओ। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, मतलब मेरा कुछ था ही नहीं संगत जी, मेरे को मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं सत्संग में जाके क्या करूँगी। तो अंकल ने बोला नहीं तुम्हें कोई बुलाने आया है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम एक बारी जाओ। और वो इतना कह कर गई हैं तुम्हें। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है अंकल, और होंगे उनके कोई गुरुजी, मेरे को नहीं जाना है। सॉरी गुरुजी मुझे नहीं पता था कि वो आप थे। और ऐसे करके वो दिन निकल गया। फिर वो
गुरुजी का मुझे कभी एज सच बीच में कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मार्च से लेकर और टिल जुलाई एंड तक मेरे को गुरुजी के बार बार स्टिकर्स नजर आए। हर कार पे स्टिकर नजर आए, गुरुजी लिखा हुआ। मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, गुरुजी आ जाए लिखा हुआ। मैं बड़ा हैरान कि बार बार गुरुजी के स्टिकर्स क्यों दिख रहे हैं मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ। एक दिन मैं जाती हूँ, मार्केट के लिए निकली, मैं रेड लाइट पे खड़ी थी और उस दिन मैंने नोटिस किया कि आज तो मुझे गुरुजी का स्टिकर नज़र नहीं आया। तो मुझे अंदर से हुआ कि क्यों नहीं आ रहा नज़र मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी आज आप कहाँ हो, आज आप क्यों नहीं मुझे नज़र आ रहे हो। तो मैंने देखा कि एकदम से विद इन अ सेकेंड एक कार जाती है और उसमें गुरुजी का स्टिकर लगा होता है। मैं बड़ा हैरान रह जाती हूँ, को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। आपने सोचा और वो एकदम से आपके सामने आ गया, तो ऐसा हो कैसे सकता है। एनीवे संगत जी, तब भी मैंने बड़ा लाइटली लिया। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम निकलता है, तो जुलाई में इनफैक्ट मेरे को मेरे ब्रदर ने बोला कि वो पहले से कनेक्टेड है गुरुजी के साथ। तो मेरे को कहता है कि दीदी हम छतरपुर मंदिर चलेंगे और ना चलो गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। तो मैंने बोला वेट, ये गुरुजी कौन है, तुम मुझे ये बता कि ये गुरुजी हैं कौन। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। पहले तो एक अंकल आंटी आते हैं और कुछ महीने पहले, और वो मुझे इनवाइट करके गई कि मेरे जालंधर से बहुत बड़े गुरुजी आ रहे हैं, उन्होंने तुझे बुलाया है, तुझे ज़रूर आना है बेटा। और मैं नहीं गई। तो उसके बाद मेरे को ये गाड़ी पे स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं बार बार। तो मुझे कहता है कि वो हंसने लग गया, कहता है कि दीदी आप कल चलो, आपको पता चल जाएगा। तो मैं जाती हूँ उसके साथ। हम दोनों अगले दिन छतरपुर मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर। मैंने सुना था थोड़ा थोड़ा कि छतरपुर में कोई बड़ा मंदिर है, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था, आइडिया नहीं था। और संगत जी, एक चीज़ मुझे याद आई कि आज से 2007 से भी पहले की बात है। 2006 में जहाँ मैं जब वर्किंग थी, तो मेरे ऑफिस में जो एक मैम रिसेप्शन पे बैठती थी, तो वो अक्सर छतरपुर मंदिर में आया करती थी। तो एक दिन मुझे वो बोली कि बेटा चल छतरपुर मंदिर चलते हैं, और तेरी कुछ मीटिंग्स हैं साकेत की साइड पे, तू मीटिंग्स कर लेना, फिर थोड़े सा हम दर्शन कर लेंगे, जल्दी से फिर आ जाएंगे। मैं कहा अरे नहीं नहीं मैम, मैं क्या करूँगी जाके, मेरे को नहीं जाना किसी भी गुरुजी के पास। मैंने ऐसे बोल दिया उन्हें। सो ये बात है 2006 की। अब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी इतने साल पहले से मुझे मतलब उन्होंने मुझे इशारा दिया कनेक्ट करने की कोशिश, मतलब वो चाहते थे मैं आऊँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या जो भी था, मतलब मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। और उसके बाद अब मेरे को 2019 में फिर से एक आंटी आती हैं जो कि गुरुजी के लिए बताती हैं, फिर ये गुरुजी के स्टिकर्स दिखते हैं, फिर मेरे भाई के साथ मैं मंदिर चली जाती हूँ। और मैं अब बताऊंगी आपको कि मैं मंदिर गई उस दिन, और मैंने देखा, भाई ने मुझे रास्ते में बता दिया था दीदी गुरुजी ना लाइव फॉर्म में नहीं है, उनकी समाधि है वहाँ पे, और ऐसे ऐसे लंगर प्रसाद मिलता है, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत खुश, और लेकिन उस दौरान मैं थोड़ा सा टेंशन में थी किसी काम को लेके। देयर वर लॉट मेनी थिंग्स। आपके बहुत सारे एज अ वर्क प्लेस पे भी टेंशन होती है, या पर्सनली कह लो। तो मैं चली गई, और मैं मंदिर पे जब हम गए वहाँ पे, तो देखा मैंने इतनी भीड़ थी वहाँ पे, और मुझे लगा कि मैंने तो अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना है 1:30 पर, तो मैं टाइम से वापस पहुँच पाऊँगी। तो मुझे वो टेंशन शुरू हो गई। अब मैं बार बार ही बोलूँ अपने भाई को कि भाई मैं टाइम से चली जाऊँगी, मैं टाइम से चली जाऊँगी, और मैं वही टेंशन में हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला हाँ दीदी डोंट वरी, आप बस दर्शन कर लो, और गुरुजी ना आपको टाइम से पहुँचा देंगे। हमें गाड़ी भी अंदर ले जाने नहीं देते हैं। वहाँ सेवादार ने बोला नहीं बहुत रश है आज, और आप ना शटल सेवा से चले जाओ। मैंने अपनी गाड़ी बाहर पार्क करी, और हम दोनों पैदल पैदल ही चले गए अंदर। मैंने देखा कि कैसे लाइन बना के सब लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगा यहाँ तो बहुत भीड़ है, ये ऐसे बड़ा कैसा मंदिर है, मतलब इतना मेरे को ये लग रहा था कि गुरुजी को इतने लोग मानते हैं, मुझे क्यों नहीं पता चला आज तक। मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं आपके। जैसे ही गेट पे थी संगत जी, जैसे मैं वो गेट पे पहुंची ना मंदिर के,
और जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, मतलब मेरे को ना अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग हुई। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। और वो टेंशन और वो मतलब जो स्ट्रेस था वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता चला। और उसके बाद भी मेरे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। और बस फिर तो ऐसा लगा कि मैं मंदिर में आ गई हूँ, और उसके बाद तो ऐसा लगा कि गुरुजी ना बस खींचे जा रहे हैं। तो मेरे को लगा जैसे कोई एनर्जी खींच रही है मुझे। अपना लाइन में चलते 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 जैसे ही मैं समाधि, कट टू शॉर्ट करूँगी संगत जी, जैसे मैं समाधि के द्वार पर पहुँचती हूँ, मैंने देखा वहाँ सब हाथ जोड़ के जा रहे हैं। और मैं अंदर जैसे घुसी समाधि में, और मैंने देखा सब मत्था टेक रहे हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा आगे चली, मेरा भाई मेरे से आगे था, और ना मेरे को बड़ी तेज़ गुलाबों की खुशबू आई, इतनी प्यारी खुशबू। और मैं एकदम से चिल्लाने लगी कि भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम रोज़ का किसने लगाया है, बड़ी तेज़ खुशबू आ रही है। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि वहाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से मंदिर में नहीं बोलते, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने बोला ऐसे, एकदम से मेरे मुंह से निकल गया। और मेरे को सामने एक सेवादार आंटी खड़ी हुई थी, तो पहले तो मेरे भाई ने ऐसे इशारा किया कि मतलब आप चुप होके मत्था टेक के बाहर निकल जाओ दीदी, बाद में बात करेंगे। और उधर सेवादार आंटी भी आई, तो मेरे को कहती है कि गुरुजी ने ना आपको ब्लेस कर दिया है आंटी, आप यहाँ मत्था टेक लीजिए। और ऐसी खुशबू ना हर किसी को नहीं आती है, यू आर वेरी लकी, ऐसे करके मुझे सेवादार आंटी ने कहा। मैंने कहा अच्छा, मेरे को तब भी समझ नहीं आया कि क्या खुशबू और कैसे ब्लेस होते हैं, ये क्या तरीका है ब्लेस होने का। मैं चली गया। मैं अब देख रही हूँ कि और क्या क्या है। मैंने शिवलिंग देखा तो मैं बड़ा अट्रैक्ट हो गई शिवलिंग को देखकर। और जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ ना गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। बस जैसे ही मैंने स्वरूप देखा तो मेरी तो नज़र ही टिक गई। और वो कहते हैं ना कि आपका मन ही नहीं कर रहा, आप हिल ही नहीं रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि कैसे सेवादार अंकल जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत संगत होती है, सबको दर्शन करने होते हैं, सबको माथा टेकना होता है। तो मैं सोच रही हूँ मन में कि अरे अंकल थोड़ी देर तो रुकने दो, मन में सोच रही हूँ, बट नहीं, वो मैंने मत्था टेका जल्दी जल्दी, और मैं और भाई अपना निकल गए मत्था टेक कर। बट मैं बड़ा अट्रैक्ट हो गई। मैंने वहाँ पे शिवजी जी का स्टैचू देखा, उन्हें देखकर भी मैं देखती रह गई बस। और गुरुजी के फेस से तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मैं उनकी गद्दी देखे जा रही हूँ कि ये क्या है, ये ऐसी गद्दी क्यों रखी हुई है, यहाँ गुरुजी तो बैठे ही नहीं हुए। तो वो सब ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। और गुरु नानक देव जी देखे मैंने, नंदी जी देखी मैंने वहाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि एनीवन कैन अट्रैक्ट। खैर संगत जी, मैं अंदर गई। अंदर जाके जहाँ पे गुरुजी का रूम है, वहाँ पे ना एक येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ है। यू बिलीव मी और नॉट संगत जी, मैंने जब वो स्वरूप देखा तो मेरे मन में आया कि काश ये स्वरूप मुझे मिल जाए। सीधा मेरे मन में ही आया। मतलब तब भी मेरे को यही लग रहा था, मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ, कुछ मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैं मतलब खुश तो हूँ, मैं बहुत खुश थी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी। और मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे येलो चोले का स्वरूप है, इतना सुंदर गुरुजी का बेड रूम, उधर चोला लगा हुआ है गुरुजी का। मैं बस अट्रैक्ट होती चली जा रही हूँ। और वहाँ पे भी सेवादार अंकल कहते हैं कि आप आंटी बाहर मतलब यहाँ से निकल जाइए लंगर प्रसाद के लिए। तो मैं गई, वहाँ जल प्रसाद भी हमने लिया। और जाते जाते मैं अंदर लाइन पे पहुँचती हूँ, वहाँ देखा मैंने कैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमने भी बैठ के, वहाँ पे मेरे को समोसा मिला था, और मुझे ना पहले दिन रबड़ी मिली थी वहाँ, समोसा और रबड़ी हमने खाई, और साथ में चाय। मेरे को तो मतलब आई लव समोसा, मुझे तो मेरी पसंद की चीज़ मिल गई थी, तो मैं तो बहुत खुश। मैंने कहा अरे वाह। और चारों तरफ मैंने देखा कि कितनी संगत है और इतने स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के, तो वो एक डिवाइन फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, बहुत अच्छी। और हमने चाय प्रसाद किया, उठने का ही मन नहीं कर रहा मेरा, मैं सोच रही हूँ और ले लूँ मैं, और चाय प्रसाद आ जाए। पर नहीं, फिर मेरे भाई ने मुझे बोला दीदी आपको जाना नहीं है, आपको स्कूल से नहीं लेना है, पिक नहीं करना, टाइम हो जाएगा। मैं हाँ हाँ ठीक है चलो चलो। और उसके बाद मैं उठ के चली जाती हूँ और हम लोग बाहर आ जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आते आते मैंने अपने भाई को बोला कि मैं ना एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। उसने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लगा दीदी, तो मैंने कहा मैं शेयर करना चाहूँगी कि ना मैं एक बहुत ही स्ट्रेस थी,
किसी चीज़ को लेकर और बहुत परेशान थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस मंदिर में कदम रखा तो मैंने कहा मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना खुश फील कर रही थी, और मेरे को मतलब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी अंदर, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई है मेरे साथ जो मेरे साथ जा रहा है। तो कहता है अरे वाह दीदी, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे कोई मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के जा रहा है। तो आई एम श्योर ऐसी फीलिंग और भी संगत को आती है, और मुझे तो बहुत ही वो ऑरा ही इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया कि मतलब मैं ना बस सारा टाइम गुरुजी दिमाग में चल रहे थे। आते आते भी हम कार में गुरुजी से ही बातें कर रहे थे, और गुरुजी की ही बातें करे जा रहे थे बार बार। मैं बोल रही थी उसको मुझे ये लगा, और चाय प्रसाद कितना टेस्टी होता है। अच्छा भाई हम कब आएंगे दोबारा? तो उसने कहा हाँ दीदी कभी भी आ जाएंगे। तो हम ऐसे आ जाते हैं। और मैंने नोटिस किया कि छतरपुर वाली रोड पे इतनी भीड़ होती है, इतना रश था आते वक्त भी, और गुरुजी ने मुझे 5 मिनट पहले मेरी बेटी के स्कूल पहुंचा दिया, जो कि मुझे जब मैं मंदिर से निकली थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं टाइम से पहुंच पाऊंगी। मैं बड़ा सरप्राइज, मैं कह रही वाह गुरुजी। मैंने कहा हो सकता है मैं मंदिर गई हूँ ना, इसलिए गुरुजी ने पहुंचा दिया। संगत जी ये चीज़ें ना समझ नहीं आती हैं शुरू में आपको। फिर मैं घर आ गई अपने, और भाई ने मुझे बोला कि आप ना शिव अंकल का सत्संग सुनना, गुरुजी के ना बचपन के फ्रेंड हैं और उनका सत्संग बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे सुनना आप। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं घर आई, मेरा मन ही ना लगे किसी काम में, ना खाना बनाने में मन, ना अपने काम में मन, कुछ मन नहीं कर रहा। और मैंने आते ही अंकल को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे आज मंदिर गए थे हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और मतलब मैं वेट करी थी अंकल जल्दी से आए तो मैं उन्हें सारा कुछ बताऊँ। और मैं अपना जैसे डेली रूटीन काम होता है वो सब ख़त्म किया, मैं आराम से बैठी, मैंने फटाफट से यूट्यूब खोला, शिव अंकल का सत्संग स्टार्ट किया सुनना। उनका सत्संग सुनते सुनते मैं मतलब मेरे ना लिटरली गूज बम्स हो रहे थे मुझे, इतना अच्छा सत्संग उनका। और मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बस मैं सोच ही रही हूँ और मेरी नज़र हटी है, और सामने वॉल पर गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप, मुझे उनके पूरे दर्शन हुए, बहुत बड़ा स्वरूप बन के आया मेरी वॉल पे बेडरूम की। और मैं ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है, और मैं देख रही हूँ, और मैं कह रही ये तो गुरुजी है, और गोल्डन कलर की चेयर पे बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसे करके हाथ किया हुआ है अपना, उनकी गोल्डन घड़ी मुझे दिखी है, बहुत क्लियर उन्होंने दर्शन दिए मुझे। और मैं आंखें मल रही हूँ कि शायद ये मेरा वहम तो नहीं है। और मैं ना उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। और उस टाइम भाई संगत जी जैसा मैंने कहा कि शुरू में समझ नहीं पाते हो आप जब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो मैंने फिर वहाँ से ध्यान हटा के फिर सत्संग अपना कंटिन्यू शुरू कर दिया सुनना। और मैंने फिर ध्यान हटाया, फिर से उनका स्टिल था, उनका बिल्कुल दीवार पे वो स्वरूप एज इट इज था। मैंने अपने बेटे को कहा कि मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, मैंने बोला कि तुम्हें कुछ दिख रहा है? और कहते नहीं मम्मा कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा मुझे ना गुरुजी दिख रहे हैं। तो उसको लगा होगा कि मम्मा कैसी बातें कर रही है। तो मैंने कहा नहीं मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, मेरे मन में आया। और मैं उसके बाद थोड़ा मुझे डर भी लगने लग गया, को लगा गुरुजी ऐसे कैसे दिख सकते हैं। और उसके बाद मैं बस सोच रही हूँ और सत्संग सुनती जा रही हूँ, मैं फिर देखे जा रही हूँ बार बार गुरुजी हैं वहाँ पे, मुझे दिख रहे थे। फिर मैं डर गई। मैं डर की वजह से मैंने सत्संग को वहीं पे इनकम्प्लीट छोड़ के बंद किया, और मैंने फटाफट से अपने भाई को फ़ोन मिलाया जिसके साथ मैं मंदिर गई थी। और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ना भाई मुझे तो गुरुजी नज़र आ रहे हैं सामने, मैं शिव अंकल का सत्संग सुन रही थी और मुझे गुरुजी सामने वॉल पे नज़र आ रहे हैं। तो कहता अरे वाह दीदी यू आर वेरी लकी, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है और गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं, और इतनी जल्दी गुरुजी किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे को तब भी इतना नहीं समझ आया। खैर उसके बाद संगत जी मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसके बाद ना मेरे मन में ना ये आता रहा कि मुझे ना वो मेरे दिमाग में स्वरूप ना बैठ गया था कि येलो चोले वाला स्वरूप मुझे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी मैं तो बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ स्वरूप को और मुझे स्वरूप मिल नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं।
मैं अगले जिस दिन सत्संग सुन रही थी मैं शिव अंकल का, तो उस दिन तो मैं नहीं जा पाई कहीं पे, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। फिर मैं नेक्स्ट डे मेरे पास में एक मार्केट है, मैं वहाँ गई, तो वहाँ मैंने देखा कि एक आंटी है जिनकी शॉप पर गुरुजी का येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ है बहुत बड़ा। और मैं एंट्री करी हूँ और मेरी सीधा नजर पड़ी, जय गुरुजी, और मेरी सीधा नजर पड़ती है कि सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें देखे जा रही हूँ। तो आंटी मुझे कह रही है, हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी। मैंने कहा आंटी ये गुरुजी है ना? तो आंटी कहती है हाँ ये गुरुजी हैं। तो मैंने कहा आंटी अच्छा आप भी फॉलो करते हो इनको? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आंटी अच्छा इनको कैसे फॉलो करते हैं, आप मुझे ये बताओ, इनकी कैसे पूजा करते हैं? तो आंटी ने बोला कुछ नहीं, मंत्र जाप करते हैं और आप जो भी इन्हें भोग लगाना चाहो, कुछ भी अरदास करना चाहो, आप प्रेयर्स करना चाहो, कुछ भी आप इनसे बात कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। मैं सोच रही हूँ कि मैं मन में सोच रही हूँ वहाँ खड़े होकर कि अच्छा गुरुजी फिर ये आपका स्वरूप कहाँ से लेकर आऊँ मैं, कैसे मिलेगा? इतने में मेरे को आंटी पूछने लग गई कि आप बड़े मंदिर गए हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं बड़े मंदिर तो गई हूँ, और मैं अभी गई थी 2-3 दिन पहले, और ना मैं बस मैं यही चाह रही थी कि मेरे को कहीं से इनका ना स्वरूप मिल जाता, और वहाँ पे जो येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ है, मतलब मैं मन में सोच रही हूँ, बस मैंने उनको यही कहा कि वहाँ मेरे को एक स्वरूप मिल जाता, और मैं मन में ये सोच रही हूँ कि वहाँ पे जो येलो चोले का स्वरूप लगा है काश वही मिल जाए मुझे। तो कुछ नहीं, आंटी ने मुझे बोला कि आप ना कल आ जाना और कल शाम को ना आप स्वरूप ले जाना। मैं बड़ा सरप्राइज, मैंने कहा ऐसे कैसे आंटी के पास स्वरूप है? तो मैंने कहा आंटी आपके पास स्वरूप है? तो कहती है हाँ हाँ मेरे पास स्वरूप है और आप कल आके ले जाना। मैं बड़ा खुश, मैं आगे भागी भागी आई मैं घर पे, और मैं बस कल का वेट करती रही। मैं सत्संग सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। उस दौरान मैं आज तक भी संगत जी मैं सत्संग ही सुनती हूँ, एवरी डे सत्संग सुनती हूँ। तो मैं सत्संग ही सुन रही थी और मैं घर आ गई और मैं यही सोची हूँ जल्दी से दिन निकले, कल का दिन स्टार्ट हो, शाम हो और मैं फटाफट से जाके स्वरूप लूँ गुरु जी का। और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैं, और खुशी भी थी एक। तो क्योंकि आप नए नए जुड़े भी हो या नहीं ये भी आपको नहीं पता है, क्योंकि तो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने आपको कनेक्ट किया है या नहीं किया है, ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ गुरुजी को ही पता है। तो अगले दिन आता है और मैं फटाफट से जाती हूँ आंटी के पास। तो आंटी ने ना ऐसे करके फोल्ड किया होता है पेपर के अंदर, तो ऐसे करके पूरा दोनों को फोल्ड करके रखा होता है एक दूसरे के ऊपर। मेरे सामने आंटी, मैंने बोला आंटी मैं आ गई, जय गुरु जी आप मुझे स्वरूप दे दीजिए। तो आंटी ऐसे आती हैं और मेरे सामने ऐसे करके खोल देती हैं स्वरूप को। तो संगत जी एक स्वरूप व्हाइट चोले में, एक स्वरूप येलो चोले में, वही येलो चोले का स्वरूप जो मैं गुरुजी को कह रही थी काश ये मुझे मिल जाए। मंदिर में भी मैंने उनको बोला, तो वो दिमाग में मेरे बैठ गया था। अब खैर मैं बहुत खुश, मैं आ गई घर। आते ही मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी को मंदिर में रखना है। आती हूँ मैंने ऐसे ही रखा और मैंने कहा मैं ना अपने भाई को फोन करती हूँ, वो मुझे मंदिर लेकर गया था और मैं उससे पहले पूछूंगी कि मेरे पास स्वरूप आ गया है। तो मेरा बड़ा मन किया कि मैं एक स्वरूप मैं बोलूंगी कि तू ले जा अपने पास, अपने घर पे रख लेना। तो मुझे नहीं पता था ये ब्लेसिंग्स होती हैं, ये इसको ब्लेसिंग्स कहते हैं। खैर एनीवेज, तो मैं बड़ा खुश, मैंने भाई को फ़ोन किया। तो लकीली वो मेरे घर के आसपास ही आया हुआ था उस दिन अपने किसी काम से, और मैंने बोला कि तू जल्दी से घर आ जा और मुझे कुछ दिखाना है, कुछ सरप्राइज़ देना है। और मेरे को कहता है कि ठीक है दीदी मैं अभी आपके पास 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 10 मिनट्स भी मत लगा, तू फटाफट आ, तू बहुत खुश हो जाएगा देखकर। तो उसके बाद आ जाता है, वो आता है। तो मैंने कहा अच्छा तू अपनी आईज क्लोज कर। तो उसने अपनी आंखें बंद की। अरे दीदी ऐसा है क्या, आप मुझे बताओ तो सही। मैंने कहा नहीं तू पहले अपनी आंखें बंद कर। तो उसने अपनी आंखें बंद करी, मैंने उसके सामने ऐसे करके रखे। वो देखा, वो बड़ा सरप्राइज हो गया, कह रहा वाओ दीदी ये आपको कहाँ से मिले। तो मैंने उसको सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे मुझे एक आंटी ने दिए। और कहता है दीदी मैं तो ना बहुत टाइम से सोच रहा था कि कहीं से स्वरूप मिल जाए, एंड आप तो ना बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो और गुरुजी ने ना आपको बड़े अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, तभी अपना स्वरूप दर्शन भी आपको दिलवा दिए उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा।
तो कुछ नहीं, मेरे को कहता है कि दीदी अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, आप ये अपने पास रख लेना, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ये मैं ले जाऊँगा, अभी मैं डायरेक्ट घर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने उसको बोला अच्छा तेरे को कौन सा वाला चाहिए तू सिलेक्ट कर ले, क्योंकि मेरे को बड़ा ये था कि नहीं पहले मैं उसको दिखाऊंगी, जो उसको पसंद होगा वो उसका, और जो मेरे को होगा वो गुरुजी की तरफ से मेरे को मिल जाएगा। उसने येलो चोले वाला स्वरूप पसंद किया। कहते दीदी ये मेरे लिए है, ये आप रख देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने येलो स्वरूप वाला उसके लिए रख दिया और व्हाइट चोले का स्वरूप मैंने अपने मंदिर में लगा दिया। अब वो मैंने अंदर कबर्ड में रख दिया। खैर संगत जी, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसे अंदर बंद करके नहीं रखते हैं गुरुजी को। खैर ये मैंने किसी से सुना नहीं है, बट ये मैंने खुद फील किया, क्योंकि जब मैं अगले दिन गुरुजी का जैसे ही मैं अंदर से दिया निकालने लगी जलाने के लिए, जोत जलाने के लिए, तो मैंने गुरुजी को देखा सामने कबर्ड में ऐसे रखे हुए थे, सीधा रखे हुए थे। तो मेरे को कहते हैं मैनू अंदर क्यों बंद कर देता, बाहर निकाल, मैनू अंदर नहीं रहना। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे ऐसे बोल रहे हैं। वो पहली दफा था जब गुरुजी मुझे ऐसे कहा, तो मुझे ये फील हुआ। अब मुझे लगा ये मेरी इमेजिनेशन है या क्या है, मुझे नहीं समझ आया, बट मेरे को लगा कि जब गुरुजी ऐसा कह रहे हैं तो मैं बाहर निकाल देती हूँ। मैंने वो बाहर निकाल दिया। अब मुझे बार बार ये लगे कि ये मैं अपने मंदिर में रखूँ या ना रखूँ, ये तो भाई के लिए था। खैर एनीवेज मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने उनको भी अपने मंदिर में रख लिया। संगत जी ऐसे ऐसे करते करते टाइम निकल गया। एक दिन भाई आया सैटरडे को, फ्राइडे को आया वो, और फ्राइडे को मिलने के लिए आ गया था। तो मैंने कहा अच्छा तो ना स्वरूप ले जाना आज। तो मेरे को कहता है कि दीदी अच्छा एक बात आप सच सच बताना। मैंने कहा हाँ। तो कहता है देखो दीदी गुरुजी यहीं आपके वाइट चोले वाले स्वरूप वाले गुरुजी सामने बैठे हैं, उनके सामने मैं क्या कहूँगा। तो उसने बोला दीदी आप एक बात बताओ कि आपको येलो चोले का स्वरूप पसंद था ना। तो मैंने बोला हाँ। मैंने कहा हाँ मुझे वही पसंद था। तो कह रहा है, मैंने कहा तुझे कैसे पता चला। कह रहा है दीदी देखो मैं उस दिन जब आया ना तो उस दिन मुझे गुरुजी ने ये चीज़ बोली, मुझे इस मंदिर से लेके मत जाना, मेरे को यहीं रहना है, मुझे इसी घर में रहना है, मुझे यहाँ से लेके ना जाएं। मैं बड़ा हैरान उसकी बात सुन के। मैंने कहा अच्छा। कहते दीदी आप अपने पास ही रख लो, अपने मंदिर में ही लगा लो। मैंने कहा अच्छा। अब वो खुशी भी थी और थोड़ा मुझे, मैं आई ऑलवेज केयर फॉर पीपल, फॉर फ्रेंड्स, एवरीवन। मुझे लगा काश तुझे भी मिल जाता, मैं तो तेरे लिए भी, मतलब जब मेरे को स्वरूप मिले दोनों तो मेरे मन में यही था कि एक तुझे भी मिल जाए, तो वो होता है आपके मन में। तो खैर एनीवे जैसी गुरुजी की इच्छा। तो मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया। सैटरडे था अगले दिन। संगत जी मेरे अंकल मेरे बच्चे अपना बाहर पार्क चले गए थे और मैं उस दिन जोत जलाने बैठी घर में और मैंने बोला गुरुजी को, मैंने चंदन का टीका लगाया गुरुजी को, और मैं सभी को लगाती थी तो गुरुजी को भी लगा दिया। अब मुझे नहीं पता था चंदन के टीके में भी इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, ये तो मुझे बहुत बाद में आके अब पता चला है कुछ महीनों से। तो संगत जी मैं ना अपना बैठी हूँ मंदिर में, जोत जलाई है, मैं बोल रही हूँ, मैं अपना हाथ जोड़ के मंत्र जाप मैंने शुरू किया और मैं सोच रही हूँ कि मन में मंत्र जाप कर रही हूँ और मेरे मन में चल रहा है। मैंने कहा गुरुजी, मैंने आंखें खोली, मैं कहा गुरुजी आज ना कोई नहीं है मेरे घर में, मैं अकेली हूँ। मैंने बड़ा सुना है कि आप मिरेकल्स दिखाते हो, अगर ऐसी बात है ना तो आज आप मुझे दिखा दो, आप सच में हो, आप मुझे आज दिखा दो कि आप सच में हो मेरे साथ और मेरे मंदिर में बैठे हो। मैंने ऐसे बोल दिया गुरुजी को और मैंने फिर आंखें बंद करके मंत्र जाप में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो एकदम से मुझे आवाज़ सुनाई देती है, गुरुजी कहते हैं मुझे कि अपनी आंखें खोल। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने कहा ये किसने आवाज़ दी मुझे। मैं इधर उधर देखा, मैंने कहा ये तो मुझे लग रहा है शायद गुरुजी कुछ कह रहे हैं। फिर भी मैं समझ नहीं पाई, मैंने फिर आंखें बंद कर ली। तो मेरे को फिर से कहते हैं अपनी आंखें खोल देख। संगत जी मैं तब भी नहीं समझ पा रही थी, मैं फिर ध्यान में लग गई। मेरे को कहते हैं आंखें खोल और मेरे स्वरूप की तरफ देख, मेरी तरफ देख। तब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने नोटिस किया जो टीका मैंने लगाया था उनका ऐसे हाथ बना हुआ था उल्टा, उनका ऐसे उल्टा प्रॉपर हाथ बना हुआ था। वो पिक्चर आज भी है मेरे पास। मैं देखा ध्यान से, मैं बोला अरे गुरुजी ये तो आपका हाथ, ये तो हाथ जैसा लग रहा है मुझे। तो
तो क्या आप मेरे को अपना हाथ दिखाना चाह रहे हो, मतलब आप ये दिखा रहे हो कि देखो टीके का हाथ, मतलब मैं सोच रही हूँ मन में कि गुरुजी ने ना टीका लगाया मैंने और गुरुजी ने हाथ दिखा दिया, क्या ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो खैर कुछ नहीं संगत जी, मैं नई नई जुड़ी थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था और मुझे खुद को भी नहीं फील हो रहा था कि मैं जुड़ी हूँ नहीं जुड़ी हूँ, और मैं गुरुजी को ऐसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो मैंने ना जिनको मैं संगत को जानती थी तो मैंने उनको भेजा, तो उनसे पूछा मैंने कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने कहा पिक्चर भेज दो। मैंने उन्हें भेजा तो बोला हाँ हमें भी हाथ जैसा लग रहा है, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी खुश। संगत जी ऐसे ही टाइम निकलता चला गया और मेरे अंकल आए और उस बच्चे भी आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी यही बोला कि ये तो हाथ लग रहा है हमें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जय गुरुजी। मुझे ये भी नहीं पता था कि शुक्राना गुरुजी भी बोलते हैं, मेरे को पता ही नहीं था शुरू में। मैं बोला जय गुरुजी, तो मैं बड़ा खुश। आज तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए, मैं तो वैसे ही बहुत ही खुश एकदम। ऐसे ऐसे करके टाइम निकलता चला गया संगत जी। और लेकिन बस मन में यही चलता रहा कि अब मैंने सुन लिया था एक संगत से कि सत्संग होते हैं गुरुजी के, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे को लगता था कहीं होते होंगे, और मैं सोच रही हूँ गुरुजी मुझे कब बुलाओगे सत्संग पे, मुझे भी आना है, प्लीज़ मुझे बुला लो। और कौन है जो मुझे इनविटेशन देगा, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके मैं बोल रही हूँ। मैंने किसी को कहा भी तो उनके घर पे भी सत्संग हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे इनविटेशन नहीं भेजा, तो बड़ा ख़राब लगा। मैं कहा अरे गुरुजी देखना सत्संग हुआ था और मुझे भेजा ही नहीं इनविटेशन। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती आप तब तक उनकी इच्छा के बिना, उनकी परमिशन के बिना आप ना तो सत्संग अटेंड कर सकते हो, ना आप सत्संग शेयर कर सकते हो, आप मंदिर तक नहीं आ सकते। तो मैं कुछ नहीं, मैं अपना थोड़ा सैड तो हो ही गई थी, बट ठीक है, मैं अपना वही एज यूजुअल सत्संग सुनती थी रोज़। फिर भी मैं बार बार ही मन में यही बोल रही थी गुरुजी प्लीज़ मुझे आप सत्संग में बुलाओ एक बारी, मैं भी देखना चाहती हूँ सत्संग क्या होता है, कैसे होता है। बड़ा अच्छा लगता है आपकी ये गद्दी और इतना ब्यूटीफुल सा उस पर कपड़े डाल देते हैं या कोई चोला डालते हैं, मतलब अब मेरे को पता लगता है कि चोला कहते हैं। और कैसे कितना सुंदर लगता है, ऐसे फूलों से सजा देते हैं और बहुत सुंदर से आपके भजन बज रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरा टाइम निकलता चला जाता है। एक दिन वही आंटी जिन्होंने मुझे स्वरूप दिया, मैं फिर से वहीं पहुंच जाती हूँ। और मैंने ऐसे ही बोला उनको, मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, ये सत्संग क्या होता है, और ये सत्संग क्या कहते हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ होता है, हमारे यहाँ आसपास होता है क्या? तो आंटी हंसने लगी, कहती हैं हाँ हाँ वो सत्संग होता है, और आप आना चाहते हो सत्संग में? मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैं तो कब से कह रही हूँ गुरुजी को और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप मुझे बताओ कि मैं किस सत्संग में जाऊँ, आप कहीं जाते हो तो प्लीज़ मेरे को भी बताना। तो आंटी कहती हैं कि आपको ना आंटी मैं अभी ऐड करा देती हूँ, एक ग्रुप है हमारा और वहाँ ऐड करा देती हूँ। मैं उस ग्रुप में ऐड हो जाती हूँ और उसके बाद मेरे को पहला इनवाइट आता है सत्संग का मंजू आंटी के यहाँ से। शी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट संगत जी। मंजू आंटी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं और इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं गुरुजी के साथ, मतलब उनके भाव से ही पता लग जाता है। उनको देख के मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी उनसे जब कॉन्वर्सेशन होती है तो मेरे को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि मैं मंजू आंटी से नहीं, मैं गुरुजी से ही बात कर रही होती हूँ। मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है मुझे उनसे बात करके। तो मैं जब मंजू आंटी ने मुझे सबसे पहले भेजा, उन्होंने कहा कि आप आना आंटी और ऐसे ऐसे सत्संग है, आप आना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा, मैं बहुत खुश, और मैं सोचूं मैं तो पक्का से जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे काम छोड़ के जाऊंगी। और संगत जी बिल्कुल मन नहीं लगता है जब आप ऐसे कनेक्ट हो रहे होते हैं, आपका किसी काम में कोई मन नहीं लगता, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। और उसी दौरान में मतलब मेरे को गुरुजी ने मंदिर भी बहुत जल्दी जल्दी बुलाया। गुरुजी से जब आप कनेक्ट होते हो तो गुरुजी बार बार आपको मंदिर बुलाते हैं, बार बार अपने पास बुलाते हैं। हम तब समझ नहीं पाते हैं इन सब बातों को। और मैं भाग भाग के जाती थी, मैं सारे काम छोड़ के जाती, मेरा कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। मेरे को लगता था नहीं मंदिर जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सारे काम हो जाएंगे बाद में। और मैं भाग जाती थी, सब छोड़ छाड़ के, बच्चे स्कूल गए, अंकल ऑफिस गए और मैं पीछे से मंदिर चली जाती थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, चाय प्रसाद मिलता था मुझे। और ऐसे ऐसे करके मैं सत्संग भी मैंने अटेंड कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लंगर प्रसाद खाया,
गुरुजी के मंदिर में मैंने लंगर प्रसाद तो गुरुजी ने मुझे बहुत बाद में खिलाया था। पहले मैंने मंजू आंटी के घर पे जो सत्संग हुआ वहाँ मैंने लंगर प्रसाद खाया। फिर मैं एक दिन मंदिर गई और ऐसा था कि मतलब मैं चाह रही थी गुरुजी अंकल को भी मैं मतलब चाहती हूँ कि अंकल भी मंदिर आ जाए। और मैं ना यही सोच रही हूँ कि अंकल को कैसे मैं बुलाऊँ, क्योंकि अंकल आदमी लोगों का इतना जल्दी कनेक्ट होना इतना आसान नहीं होता जो मुझे लगता है। तो मैं बता रही हूँ, मैंने बोला कि अच्छा आप चलोगे मंदिर? तो अंकल ने हाँ हाँ चलेंगे देखेंगे। तो मैं वही कह रही हूँ गुरुजी आज चलेंगे आज चलें हम कैसे भी करके। संडे का दिन और बाहर रोड पे भी इतना ट्रैफिक होता है क्योंकि उस दिन शाम को लंगर प्रसाद भी होता है। और मैंने उस दिन नोटिस किया कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं मोस्टली मंदिर की तरफ जा रही होती हैं। तो मैं ना उस दिन ना बहुत ज़्यादा जाम हो गया, हमारे सामने वाली रोड बंद हो गई थी और संगत जी बहुत ज़्यादा जाम लग गया। और अंकल उधर से गुस्सा करें मुझे, कहाँ फंसा दिया है और अब नहीं जा पाएंगे टाइम से, मंदिर बंद हो जाएगा। और मैं वही प्रेयर करे जा रही हूँ गुरुजी कुछ भी करके ना आज दर्शन करा देना, आज आप दिखा दो बस इन अंकल को कि आप कौन हो। मैं मन में बोले जा रही हूँ। हम चले गए, मैंने भाई को भी आना था, भाई को पिक किया छतरपुर से मेट्रो स्टेशन से, वो भी साथ में गया। और लिटरली मेरा और अंकल का आर्ग्यूमेंट्स हो गया क्योंकि छतरपुर रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था लग गया। और मतलब अंकल कह रहे हैं तुम बेकार में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और अभी नहीं पहुंच पाओगे मंदिर, किसी और दिन चल लेना। और मैं कह रही हूँ नहीं मुझे तो आज ही जाना है। और मैं ये बोल रही हूँ, मैं कहा ठीक है अगर तुमको नहीं जाना तो मैंने कहा आप ना उतर जाओ, यहाँ से ऑटो पकड़ो घर चले जाओ, मैं तो जा रही हूँ बच्चों को लेके मंदिर, मैं और भाई चले जाएंगे, आप जाओ घर। मेरे मुंह से ये भी निकल गया। मैं बोला नहीं गुरुजी प्लीज आज तो कुछ भी करके ना आप दर्शन जरूर करा देना। एंड आप बिलीव मी और नॉट संगत जी, गुरुजी ने हमें टाइम से, मतलब हम 8 बजे तक पहुंच गए थे मंदिर और ऑन टाइम हमें मंदिर पहुंचाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे लगा, तब मेरा विश्वास आने लगा कि नहीं गुरुजी आप तो सच में हो, कोई पावर है, कोई एनर्जीज हैं। तो मुझे वो फील होने लग गई थी। और हम लोग मंदिर गए, मंदिर एंट्री किए, हमने देखा, मैं अंकल की तरफ बार बार ही देख रही थी, इनके एक्सप्रेशंस नोट कर रही थी। तो कुछ नहीं, मैं कह रही थी गुरुजी बस संभाल लेना सब कुछ। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए और बहुत अच्छे से लंगर कराया। जब लंगर खाया तो इतना टेस्टी लंगर, संगत जी मैंने ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा आज तक जहाँ पे 4 लोग बैठ के साथ में खाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किसके साथ बैठोगे, क्योंकि ये गुरुजी को डिसाइड करना होता है कि वो आपको किसके साथ बिठा के लंगर करवाएंगे। और मेरे को कुछ नहीं पता था। और ना मैं सोची हूँ कि अरे मैं तो अंकल के साथ बैठूंगी, बच्चे बैठ जाएंगे और हम ऐसे चारों लंगर कर लेंगे। जैसे मैं देख रही थी अंदर घुस के कि ऐसे ऐसे चारों बैठे हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं कि आपस में ये फैमिली सब अलग अलग हैं, सब संगत गुरु परिवार है और गुरुजी ने सबको जोड़ दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी कि ना तो वहाँ कोई अमीर है ना कोई गरीब है, कोई मिडिल लोअर क्लास हाई क्लास कुछ नहीं है। गुरुजी के लिए सारी संगत एक ही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मिलके कैसे बैठ के लंगर खा रहे हैं। तो मैंने देखा अरे अंकल वहाँ बैठ गए, बच्चे किसी और के साथ, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है और भाई कहीं और बैठा हुआ है। मैं देख के हैरान, मैं कहा अच्छा चलो ठीक है बैठ जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बैठ गई आराम से। और सामने आंटी ने मुझे चपाती सर्व करी चारों को और मैंने खाना शुरू किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह गुरुजी आज तो मज़ा ही आ गया। मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इतना टेस्टी लंगर। मैं सोच रही हूँ गुरुजी अब तो ना मैं हर संडे आया करूँगी लंगर खाने। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं बार बार ही गुरुजी को यही कह रही हूँ, गुरुजी मैं तो ना हर संडे आऊँगी। और मुझे नहीं पता कि गुरुजी बुलाते हैं तभी आया जाता है। अच्छा खैर बहुत अच्छे दर्शन हुए, हम आ गए। मैंने बोला देखा अंकल गुरुजी ने आपको दर्शन करवा ही दिए। तो गुरुजी ऐसे ही हैं, अगर उन्हें दर्शन करवाने हैं किसी को ना तो वो दर्शन करवा देते हैं। और पता है आपको, मैंने ऐसे सुना है कि हर कोई नहीं जा पाता। मैंने ये भी सुना है कि बीच रास्ते से लोग, ट्रैफिक इतना होता है बीच रास्ते से लोग यू टर्न लेके चले जाते हैं। और आप लकी हो कि हमें गुरुजी ने आज दर्शन करवाए हैं। अंकल चुप अंकल। और अंकल कह रहे हैं हाँ। मैं कहा कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा। मतलब अंकल ऐसे ही है, मतलब अंकल बोले हाँ अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। मैं कहा लंगर कितना टेस्टी था। हम बातें करके घर आ गए।
और उसके बाद ऐसे ऐसे करके सत्संग में जाना शुरू कर दिया। अब मेरी दुविधा ये थी कि मैं सत्संग में वो 2 घंटे बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि बच्चे भी होते थे साथ, या बच्चों को क्लासेस में छोड़ा है मैंने तो उनको पिक करना होता था। तो मेरे को बड़ा ये फील होता था कि मैं ऐसे छोड़ के बीच में कैसे जाऊँ। तो बड़ा मुश्किल से मैंने एक सत्संग अटेंड करने के बाद मैंने काफ़ी दिनों बाद दूसरा सत्संग अटेंड किया। अपनी बेटी को लेकर गई और मैं बड़ा गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, एक आप ही हो जो इस बच्चे को ना बिठा सकते हो अपने पास, क्योंकि बच्चे छोटे, 6 साल की बेटी है मेरी, बड़े डिस्ट्रैक्टिव से होते हैं और बहुत डिस्ट्रैक्शन से हो जाता है बच्चों को ले जाके ना तो वो ध्यान लगाते हैं और ना लगाने देते हैं। खैर गुरुजी ने उसको ऐसा ध्यान लगवाया, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उसको कि वो आराम से बैठी, आराम से उसने लंगर खाया, 2-2 बार उसने मांगी चीज़ खाने के लिए, उसे बहुत अच्छा लगा। तो फिर बार बार वो मुझे यही कहती थी, मम्मा हम अब कब जाएंगे दोबारा, हम कब जाएंगे। वो बार बार यही गुरुजी आता, गुरुजी उसको इतना कनेक्ट कर चुके थे अपने साथ, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर मेरे को गुरुजी ने, एक दिन मैं गुरुजी के साथ बैठी और मैंने कहा, गुरुजी एक बात तो बताइए आप, कि मैं ना ऐसे सत्संग में नहीं जा सकती हूँ, आप ही मुझे कुछ सॉल्यूशन ढूंढ के दो, मैं ऐसे बैठ नहीं पाऊंगी इतनी देर तक, आपको तो सब कुछ पता है, लोग कहते हैं आपको सब पता होता है। मैं कहा आपको सब पता है कि मैं इतनी देर तक ना बैठ नहीं सकती हूँ, बच्चे मेरे इधर उधर क्लासेस में होते हैं, मुझे उनको फटाफट से पिक करना होता है, मैं भी बिजी रहती हूँ। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा, तूने सत्संग में आना है, तू ते आ, मत्था टेक, तू जल प्रसाद ले, चाय प्रसाद ले और तू चली जा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। मतलब ये चीज़ जब मेरे को गुरुजी की तरफ से मुझे आई तो मुझे लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि लंगर प्रसाद भी करना है, वो तो गुरुजी की इच्छा से होगा, जब गुरुजी कहेंगे तो हम करेंगे। खैर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक बारी मैं मंदिर जाती हूँ सुबह, और अकेले होती हूँ उस दिन मैं, और मेरे को बड़े अच्छे से दर्शन होते हैं, और मैं ना चाय प्रसाद की तरफ पहुंचती हूँ, और मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि लाइन में सब लगे हुए हैं, तो पीछे भी काफ़ी भीड़ है उस दिन, और मैं देख रही हूँ कि समोसा है, और मैं ढूंढ रही हूँ लड्डू कहाँ हैं, लड्डू तो ख़त्म हो गए। मैं कहा ओ लड्डू तो ख़त्म हो गया आज। मतलब संगत जी वहाँ का प्रसाद मुझे इतना पसंद, इतना अच्छा लगता है कि अरे गुरु जी लड्डू ख़त्म हो गए। तो उधर से एक अंकल की आवाज़ आती है, लड्डू खाने होते हैं ना तो जल्दी आया करो, लड्डू प्रसाद चाहिए होता है तो जल्दी आया करो, नॉट लड्डू प्रसाद होता है तो जल्दी आया करो, ऐसे करके बोला अंकल ने। मैंने बोला ठीक है, शायद वो किसी और को कह रहे थे, और मतलब किसी अंकल आंटी ने मेरे से पहले पूछ लिया था लड्डू के बारे में, और वो किसी और को कह रहे थे, और वो गुरुजी ने मुझे भी मैसेज दिला दिया। तो कुछ नहीं संगत जी, उसके बाद मेरे को उस दिन अंकल ने, जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने 2 समोसे दिए। मैंने बोला कि ये तब की बात है जब मैं आपको बताती हूँ, मैं डायबिटिक हो गई थी, और ये डायबिटिक होने के बाद की बात है। उन्होंने मुझे, जब मैं मंदिर गई थी तो उन्होंने मुझे 2 समोसे दिए, और समोसे जब मिले तो मैंने कहा अंकल मैं 2 समोसे नहीं खा सकती, तो मुझे ना ऑयली अलाउड नहीं है, मैं डायबिटिक हूँ। तो मेरे को कहते हैं अंकल गुरुजी का आदेश है कि आंटी नू 2 समोसे देने हैं, कहते प्रसाद है, ब्लेसिंग्स है आपकी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ले लिया चुपचाप जैसे ही उन्होंने बोला। तो मेरे पीछे एक अंकल थे, वो कहते हैं आंटी यहाँ मिलते नहीं है प्रसाद, आप मना कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैंने ले लिया और मैं चली गई। तो मैंने अपना चाय प्रसाद खाया। तो ये वो था कि जब डबल ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं और आपको नहीं पता होता कि आप, और उसमें से भी वो समोसा ऐसा था कि एक पूरा समोसा और एक आधा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाइट किया हुआ है। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ पूछा ही नहीं, कोई मेरे दिमाग में नहीं आया है। और हमें कभी ऐसे प्रश्न करने भी नहीं चाहिए। जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको गुरुजी का प्रसाद मिलता है, आपको चुपचाप उसको खा लेना चाहिए ब्लेसिंग समझ के। तो मैं फिर अपना दर्शन करके मैं आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ अपने डायबिटिक कि मैं कैसे डायबिटिक, जब मुझे पता चला तो क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, अब संगत जी सितंबर आया और मेरे को एक दिन बड़ा हेडेक हुआ सर में, और बहुत सीवियर हेडेक। मुझे कभी भी हेल्थ इश्यूज नहीं आए हैं गुरुजी की कृपा से, और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ। मेरे को लगा पता नहीं शायद मैं थक गई हूँ, बहुत स्ट्रेस हो गया है, काम बहुत ज़्यादा हो गया है, आज भागा दौड़ी होती है काम में, और इस वजह से मेरे को हेडेक हो रहा है। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया, बट मेरे को लगा ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, क्या करूँ मैं। खैर एनीवेज, तब भी मैंने इग्नोर किया। अगले दिन जाके मैंने रेस्ट किया तो वो थोड़ा सा बेटर हो गया था।
सॉरी संगत जी, ये बार बार ही मेरा फ़ोन थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। मैं इसको पकड़ लेती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। तो मैं अपना यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ मैं। अगले दिन मैं अपना लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ तो थोड़ा बेटर फील करती हूँ। तो ऐसे ही एक हफ़्ता बीतता है और अंकल अपने कुछ टेस्ट करा रहे होते हैं, क्योंकि अंकल को थोड़ा सा पैर में पेन होता है, तो वो थोड़ा डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर कुछ उनको टेस्ट लिख देती है। तो अंकल कहते हैं कि आप भी टेस्ट करा लो, बहुत दिन हो गए हैं, आपने भी अपना टेस्ट नहीं कराया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं भी टेस्ट करा लेती हूँ। और मैं टेस्ट कराने चली जाती हूँ, तो वहाँ पे मेरा डायबिटिक आ जाता है। उस दिन तो मैं बड़ा जैसे डिप्रेस हो जाती हूँ एकदम से, और एकदम से डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ जाती है ना। बस जस्ट बिल्कुल सुन हो गई हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि गुरुजी, मैं तो आपसे कनेक्ट हो गई हूँ, आपने मुझे जोड़ लिया है, आपने मुझे इतने सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और मैं कैसे मतलब मैं कैसे डायबिटिक हो गई। ऐसे मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं, और मैं यही सोची जा रही हूँ कि क्या करूँ मैं। तो अगले दिन मेरे को मंजू आंटी ऐसे ही फ़ोन करती हैं हालचाल पता करने के लिए। वो करती रहती हैं मुझे फ़ोन। तो मेरे को कहती हैं कि और आंटी आप कैसे हो, क्या हाल है। तो मैंने उनको बताया आंटी ऐसे ऐसे हो गया है, और मैं ना बड़ा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे को कहती हैं आंटी कि देखो आंटी आप परेशान मत हो, मेरे भी अंकल हैं, वो भी डायबिटिक हैं, गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, उनकी नॉर्मल शुगर्स हैं। तो मैंने कहा अच्छा आंटी। तो मुझे वो समझाती हैं कि देखो आंटी ऐसा होता है कि कभी कभी ना हो सकता है कुछ और बड़ी चीज़ होने वाली हो, जिसको गुरुजी बहुत ही छोटा सा करके मतलब बहुत छोटा कर दिया उन्होंने, आपकी प्रॉब्लम को बहुत छोटी प्रॉब्लम कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को लगा हाँ, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ, आई शुड बी पॉजिटिव, आई शुड बी फील पॉजिटिव। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो गुरुजी ने जो मेरे मन में एक क्वेश्चन चल रहा था, गुरुजी ने उसका भी आंसर मुझे दिलवा दिया अगले दिन ही आंटी से। खैर एनीवे संगत जी, मेरा HbA1c बड़ा हाई आता है 8.5, और मैं गुरुजी को सच में मैंने गुरुजी से प्रेयर करी। मैंने कहा गुरुजी मेरी आपसे एक ही प्रेयर है, और वो यही है कि प्लीज़ आप कैसे भी करके ना मेरा ये लेवल कम कर दीजिए, क्योंकि मैं मेडिकेशन पे नहीं जाना चाहती हूँ, और मुझे इंजेक्शन से और इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरा ये कम कर दीजिए। तो मैं जो आप मुझे कहोगे वो मैं करूँगी। खैर संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा होती है कि मैं अपना गुरुजी ने मेरा ऑल ऑफ सडन रूटीन चेंज कर दिया, मेरा माइंड चेंज कर दिया है, और मैं अपना रेगुलर एक्सरसाइज पे आ गई हूँ, डाइट करने लगी हूँ, जो कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं डाइट करूँगी। आई एम सो मच फूडी, और मतलब एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिलता था, रूटीन ही ऐसा है। तो मैंने गुरुजी ने सारा रूटीन चेंज किया मेरा। धीरे धीरे डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि आप एक्सरसाइज करिए, और अगर आपका फिर से HbA1c का लेवल ठीक नहीं आता है, 3 महीने बाद आप टेस्ट करिएगा, तो फिर आपको मेडिकेशन पे जाना ही पड़ेगा। मैं वही मेरे को दिमाग में था, और मेरे को तब भी ये नहीं था कि गुरुजी मेरे साथ में हैं। ये देखो संगत जी, ये फीलिंग नहीं आती आपको एकदम से कि गुरुजी आपके साथ हैं। तो कनेक्ट गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बीच में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जबकि ये अट बट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। जब आप गुरुजी से कनेक्टेड हो, तो आपने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ। तो मैं कुछ नहीं संगत जी, फिर धीरे धीरे टाइम निकलता है, और दिसंबर का महीना आता है। दिसंबर में मुझे गुरुजी ने ये कहना शुरू कर दिया था, दिसंबर ख़त्म होने से 10 दिन पहले, कि तू ते आंटी सत्संग की तैयारी कर ले, मैं ते आ रहा तेरे घर। ये गुरुजी ने मुझे कहा। अब मुझे नहीं पता था कि ये टेलीपैथी होती है। ऐसी बात गुरुजी से बात मेरी पहले भी हुई 2-3 बारी, बट मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। ऐसे गुरुजी के साथ टेलीपैथी होती है, मुझे नहीं पता था। और संगत जी मेरी बात 2-3 बारी पहले जब हुई, तो तब भी मुझे यही लगता रहा कि ये ना मेरा एक इमेजिनेशन है, और मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं इस वजह से शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है। खैर तब जब गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला, तो तब भी मैंने सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा कि ये गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को आवाज़ तो सुनाई दे रही है उनकी, बट मैं सीरियस नहीं ले रही इस चीज़ को। खैर एनीवेज, ऐसे ऐसे करते करते 31 ऑफ दिसंबर आ जाता है, और मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा कल हम ना कहीं नहीं जाएंगे, कल हम ना गुरुजी के
बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैं सुन के बड़ा खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, हम बड़े मंदिर जाएंगे कल। मैंने अंकल को कहा, अंकल कहते हैं हाँ, अंकल भी तैयार हो गए बड़े मंदिर जाने के लिए। तो हम लोग बड़े मंदिर चले जाते हैं फर्स्ट को। और मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं 10 दिन से ये चल रहा होता है कि गुरुजी आप मुझे 2-3 बारी तो बोल चुके हो कि आंटी सत्संग की तैयारी कर ले, मुझते मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं मन में यही सोची हूँ कि अच्छा, मैंने तो देखा है कि लोगों के घर में जब सत्संग होता है तो बहुत बड़ा बड़ा स्वरूप रखते हैं लोग। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो है नहीं बड़ा स्वरूप आपका। तो मैंने कहा अच्छा मैं कैसे करूँ तैयारी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कहा गुरुजी मुझे तो सत्संग का ना ABC भी नहीं पता, मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। मैं ऐसे मतलब मन में ही सोच रही हूँ। तो मैं अब यही सोचूं कि मैं सत्संग स्वरूप कहाँ से मिलेगा मुझे। मैं मंदिर जाती हूँ, फर्स्ट को मंदिर जाते हैं न्यू ईयर के दिन। गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी का बड़ा स्वरूप मुझे मिलता है और मैं बहुत खुश उस स्वरूप को लेकर। और मतलब लाइन में लग के मैं स्वरूप को ले लेती हूँ और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा यार ये तो गुरुजी ने कहा ऐसा कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तैयारी कर ले। अब मैं सोचूं, मैंने कहा गुरुजी ने स्वरूप भी दिला दिया है, मन ही मन सोचूं कि अब मैं क्या करूं। खैर वो स्वरूप मैंने आके फोल्ड करके जैसे मुझे मिला वो रख दिया। मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैं उसको फ्रेम करा लूं। खैर टाइम निकलता चला गया। उसके बाद मेरे को एक आंटी घर पे आई और उन्होंने भी मुझे बोला, वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू गुरुजी को क्यों नहीं बुलाती घर पे। तो मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता गुरुजी को कैसे बुलाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी के सत्संग के बारे में भी, कैसे गुरुजी को बुलाया जाता है आप मुझे, मैं कहा आप मुझे बताना, मैं बुलाऊंगी गुरुजी को। तो कहने जब तेरा मन हो तू मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो खैर फिर गुरुजी की आवाज़ आई, सत्संग की तैयारी कर आंटी, मैं आने वाला तेरे घर। तो मैं फिर भी सीरियस नहीं ले रही हूँ और अपना फोल्ड करा हुआ स्वरूप एक तरफ रखा हुआ है। वो आंटी का फोन आता है मेरे पास कि बेटा तुम्हारे पास स्वरूप है, जो आंटी ने मुझे ये बोला कि आप कि तू गुरुजी को क्यों नहीं बुलाती घर पे। तो मैंने बोला हाँ जी आंटी, एक स्वरूप मुझे ना अभी फर्स्ट को ही गुरुजी के बड़े मंदिर से मिला है। तो वो मैंने ना, आंटी कहती फ्रेम करा लिया। मैंने कहा नहीं आंटी मैंने फ्रेम नहीं कराया है, कि आप ना फ्रेम करा लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दे आती हूँ। फिर मैं फ्रेम कराने को दे आती हूँ तो मेरे को कहती हैं कि अच्छा आपने सोचा कि आपका सत्संग कराना कब है आपने। अब ये देखो कि संगत जी, मेरे उधर गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि सत्संग की तैयारी कर ले, और उधर से आंटी मुझे कह रही हैं तू फ्रेम करा ले, आपको कब करना है सत्संग। वो मुझसे खुद ही ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। अब ये मतलब गुरुजी ने उनको जरिया बनाया है कि ये चीज़ वो मुझसे पूछें या मैं कहूँ, क्योंकि मैं तो अपना कुछ आगे कुछ स्टेप फॉरवर्ड ले ही नहीं रही हूँ इस चीज़ के लिए। मैं सोच रही हूँ कि हो जाएगा, चलो देखेंगे, और गुरुजी ऐसे कह जा रहे हैं, बट मैं ना बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। खैर एनीवेज, और ऐसे ऐसे करके टाइम निकले जा रहा है। जिस दिन आंटी मुझे, मतलब फिर आंटी, उस दिन भी आंटी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, मैं अच्छा आपको बताऊंगी बात करके अपने अंकल से। तो फिर उसके बाद उनका दोबारा फ़ोन आता है। तो मैंने कहा आंटी मेरे ना मन में है, मेरे मुंह से सीधा निकल गया कि मेरे मन में है कि 26 को अगर सत्संग होगा ना तो 26 को गुरुजी का भी नहीं बोला, मैंने कहा 26 को कराएंगे सत्संग आंटी, क्योंकि ना 26 जनवरी को सब लोग फ्री होते हैं, छुट्टी होती है, सब आराम से आएंगे, सब लोग आराम से बैठेंगे सत्संग में। तो मेरा बस यही था पॉइंट ऑफ व्यू, 26 को ही कराएंगे। खैर आंटी मुझे बोली कि ठीक है तो आपका फाइनल है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी अभी तक तो फाइनल ही है। तो कहती ठीक है आप मुझे टाइम बता देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा आंटी ये बताओ कि करते कैसे हैं, क्या क्या है। तो मुझे वो बोलती हैं कि आपकी मंजू आंटी से बात हुई है। मैंने कहा हाँ मेरी उनसे बात होती रहती है। तो कहती है आप मंजू आंटी से पूछ लेना, वो आपको बता देंगी। खैर कुछ नहीं संगत जी, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि सत्संग की तैयारी कर, सत्संग करने आने वाला हूँ मैं, और मैं अभी भी बड़ा लाइटली ले रही हूँ इस बात को। खैर एनीवेज, सत्संग के लिए जो 26 तारीख है, जो डिसाइड हुई है, जो मेरे दिमाग में चल रही है, उससे एक हफ्ता पहले मंडे को एज यूजुअल मैं हर मंडे मंदिर जाती हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं मंदिर गई उस दिन। मेरी भाभी भी एक रहती हैं, पास में रहती हैं, तो वो भी गई मेरे साथ। और उस दिन इलेक्शंस की रैली की वजह से ना पूरा छतरपुर की रोड जाम थी। वही एज यूजुअल मैंने बच्चे को ड्रॉप किया हुआ है स्कूल में, और मुझे टेंशन है कि मुझे टाइम से वापस भी आना है और बच्चे को पिक भी करना है।
और खैर मैं चली गई। मैंने कहा नहीं, उस दिन तो मैं आ गई थी, पक्का गुरुजी टाइम से पहुंचा ही देंगे मुझे, और जब भी मैं जाती हूँ मंदिर गुरुजी मुझे हमेशा टाइम से पहुंचा देते हैं। तो वही दिमाग में लेकर मैं चली गई मंदिर, और मैंने वहाँ देखा कि मुश्किल से 5 मिनट का ही रास्ता होगा, जो मंदिर से पहले का यू टर्न आता है संगत जी, वो इतना जाम था, मुझे वहाँ से यू टर्न लेना पड़ा। और उस दिन ना मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ, अंदर से मैं बड़ा सैड। मैंने कहा कि गुरुजी आज तक तो ना मैंने सिर्फ सुना था लोगों से, और मैं लोगों को ऐसे जा के बोलती थी कि अरे आप मंदिर क्यों नहीं जा पाते, मैं तो हर मंडे चली जाती हूँ, आप क्यों नहीं जा पाते हो, ये तो रहा छतरपुर। तो कहते नहीं आंटी आप बहुत लकी हो, अगर आप मंदिर गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को लगा कि शायद गुरुजी बुलाते होंगे। तो अभी तक भी मुझे समझ नहीं आया था कि गुरुजी बुलाते हैं तो आप तभी जा पाते हो, नहीं तो आप नहीं जा पाते। अब उस दिन मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी आज तक मैंने सुना ही था कि अगर जब तक आपकी मर्जी नहीं होती ना तब तक मंदिर नहीं पहुंच सकता आदमी। तो मैंने कहा गुरुजी आज ऐसी कौन सी गलती होगी, आप प्लीज़ मुझे बताओ। और मेरा तो बड़ा ही मन परेशान हो गया है कि आज मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए आपने, क्यों नहीं आने दिया मंदिर। तो मुझे कहते हैं गुरुजी हुण ते मंदिर आके की करना है, मैं ते आ रहे हैं तेरे घर 26 तारीख नू सत्संग की तैयारी कर। संगत जी मुझे उस दिन बिलीव हुआ, और मैंने उस दिन सीरियस लिया कि गुरुजी जो कह रहे हैं ना तो पक्का से अब सत्संग तो होगा ही होगा, और गुरुजी आएंगे ही आएंगे। खैर ऐसे से करके मंडे मैं घर आ गई और मैंने अपने अंकल को बताया। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे टाइम निकले जा रहा था, और मैं परेशान, मैंने कहा 26 भी आने वाली है, टाइम नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने फटाफट से मंजू आंटी को फ़ोन लगाया। मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे ना गुरुजी ने कहा है मुझे, और अब मैं क्या करूं। तो आंटी ने बोला कि कुछ नहीं आंटी आप तैयारी करो, परेशान क्यों हो रहे हो। तो मैंने कहा आंटी मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि सत्संग कैसे करते हैं, क्या होता है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता और मुझे बड़ी टेंशन है। तो कह रही है नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस मुझे ये बता दो कि कितनी संगत को बुलाना चाहते हो आप, और भोग प्रसाद में क्या रखना चाहते हो। तो हमने अपना डिस्कस किया, हमने एक दूसरे से शेयर कर लिया, मैंने बता दिया उनको। और मुझे कहती हैं कि ठीक है आंटी क्या कहते हैं आप मेरे को फाइनली अंकल से एक बार डिस्कस कर लेना। तो उनको मेरी बातों से लग रहा था कि मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं आंटी पक्का है इनका या नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर भी आप एक बार अंकल से डिस्कस करके मुझे फाइनली शाम तक जवाब दे देना। मैंने उनको शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं आंटी फाइनल है। कहती है ठीक है आंटी कोई नहीं। उन्होंने तो अपना फ़ोन रख दिया। अब मेरे दिमाग में टेंशन, मैंने कहा अब बात तो हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब ये कैसे होगा सत्संग। तो जैसे मैंने देखा है कि भाई नीचे कारपेट्स बिछे होते हैं और गद्दी लगती है, अब मैं यही दिमाग में सोचूं मेरे पास तो गुरुजी का चोला तक नहीं है, अब मैं क्या करूं। खैर इतने में खन्ना आंटी का फ़ोन आ जाता है, वेडनेसडे निकल जाता है, थर्सडे को खन्ना आंटी का फ़ोन आ जाता है। और मतलब वेडनेसडे या थर्सडे, मुझे एग्जैक्टली दिन याद नहीं है संगत जी। और वो मुझे कहती हैं कि बेटा मेरी मंजू आंटी से बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि आप 26 को सत्संग आप करवाना चाह रहे हो। मैं कहा हाँ जी आंटी। तो कहती दूध की सेवा मेरी है और कड़ा प्रसाद मंजू आंटी की सेवा है और दरबार से जाने की सेवा पूजा आंटी की है। अब मेरे को तो कुछ समझ ही ना है कि ये सेवा क्या होती है। तो मैंने कहा अच्छा आंटी ठीक है। मैंने मंजू आंटी को फिर फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया, मुझे ऐसे कह रही है सेवा क्या होती है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि सेवा इसको कहते हैं कि ये हमारी तरफ से होगा, ये हमारी तरफ से सेवा है। तो मैंने कहा अच्छा आंटी ठीक है। मैंने कहा आंटी आप जल्दी से घर आ जाओ और आप एक बारी देख जाओ, क्योंकि मैं ना बड़ी टेंशन में हूँ और 26 तारीख आने वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कैसे सामान को उठाऊंगी। मैंने कहा आप मुझे सब कुछ समझा के चले जाओ। वो आंटी अपना आती हैं थर्सडे की शाम को और 2 आंटी भी साथ में आती हैं, तीनों देखती हैं, मुझे बता देती हैं सब कि यहीं पे गुरुजी का स्वरूप आप कहाँ रखना चाहते हो। तो मैंने कहा यहीं पे रख लेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, वो जैसा करवाएंगे वैसा होगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं बड़ा खुश सुन के, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि चलो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है और ऐसे ऐसे करके सत्संग हो जाता है और सारा कुछ धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि टाइम से पहले मतलब 10-15 मिनट पहले ही जो लोग लेट हो जाते हैं, जो अपनी सेवा जिनकी थी वो लोग लेट भी हो जाते हैं, पर वो मैं नोटिस कर रही हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो गई हैं मेरी आंखों के सामने और मैं देखती रह गई।
मेरे को पता ही नहीं चला संगत जी कि ये कैसे हो गया, मतलब गुरुजी कैसे आपके सारे काम करवा देते हैं, आपको पता भनक भी नहीं होती इस चीज़ की, आपको बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं होगी। खैर एनीवेज, वो थोड़ी सी एंग्जाइटी तो रहती है। अब संगत भी आके बैठ गई, मेरे को बोला, आंटी समझा दिया, आप आंटी यहाँ बैठो, आराम से ध्यान लगाओ, आपको कुछ नहीं करना। मैं बैठ जाती हूँ। और गुरुजी ने उस दिन हमारे जो जिनका फुल डेकोरेशन की सेवा होती है आंटी की, जिनको गद्दी लगानी होती है, तो दरबार से जाना होता है, तो वो आंटी थोड़ा सा लेट हो जाती हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मेरे से, अंकल से, बच्चों से, मंजू आंटी भी आ गई थी उनसे, और जो मेरे हेल्पर थी और उनसे भी, तो हम सब से गुरुजी ने उस दिन अपनी डेकोरेशन की सेवा ली। हमने भी फूल लगाए और हमने भी थोड़ी थोड़ी सेवा करी गुरुजी की आज्ञा से, और बहुत अच्छा लगा। सत्संग हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है, और बिलीव भी नहीं होता संगत जी, मेरे को तब भी ऐसा लग रहा होता है कि सत्संग हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जैसे आरती होती है और कैसे लोग आते हैं। अच्छा, उस दिन जिस दिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जिस दिन सत्संग था घर पे 26 की सुबह सुबह मेरे को फ़ोन आता है, और मेरे को उस फ़ोन से फ़ोन आता है जो कि मैंने नंबर अपना नहीं दिया था किसी को, ना उससे मैंने इनवाइट भेजे किसी को भी। और गुरुजी ने ना खुद इनविटेशंस मुझे भिजवाए, कि लास्ट तक भी गुरुजी मुझसे इनविटेशन भिजवाए जा रहे थे, लास्ट तक भी गुरुजी मुझसे इनविटेशन भेज रहे थे कि इसको इनवाइट करना है, इसको इनवाइट करना है, मतलब सुबह तक भी उन्होंने मेरे से मैसेज डलवाए। तो उस दिन मेरे को ना छतरपुर से एक नेगी आंटी का फ़ोन आता है, और उस फ़ोन पे आता है जो नंबर मैंने दिया ही नहीं है। मैं अपना रेडी हो रही होती हूँ और आंटी फ़ोन आता है, मैंने फ़ोन उठाया, अननोन नंबर था मेरे लिए। तो मैंने बोला कि जय गुरु जी। तो मुझे कहती हैं कि जय गुरु जी आंटी, और आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में आज सत्संग है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मेरे को कहती हैं कि अच्छा आंटी, मुझे ना आपके घर पे आना है सत्संग में। मैंने कहा हाँ जी आंटी, आप आ जाइए। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो कहती मैं नेगी आंटी बोल रही हूँ छतरपुर से। मैंने कहा अच्छा आंटी। तो मुझे लगा शायद मंजू आंटी ने किसी को इनवाइट कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ। तो खैर एनीवेज, मुझे कहती है आप मुझे अपने घर की ना लोकेशन बता दो, कैसे कैसे आना है। तो मैं कहा आंटी मैं आपसे लोकेशन शेयर कर देती हूँ, तो आप इजीली आ जाओगे लोकेशन देखकर। तो मैं लोकेशन शेयर कर देती हूँ उनको, और मैं पूरा सत्संग हो जाता है। मैं सत्संग में सबसे पूछूँ, सब मुझसे मिल के जा रहे हैं, जय गुरु जी करके जा रहे हैं, और मुझसे बोल रहे हैं कि आंटी बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ से आए हैं, सब बता के जा रहे हैं कि हम यहाँ की संगत हैं। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा ये नेगी आंटी नहीं आई है जिन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया। वो मेरे दिमाग में उसी टाइम आता है, गुरुजी मेरे दिमाग में डालते हैं एकदम से। और फिर मैं मंजू आंटी को कहती हूँ आंटी एक बात बताओ, आपने किसी नेगी आंटी को इनवाइट किया था? तो मेरे को कहती है नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानती, मैंने तो किसी को इन्वाइट नहीं किया। तो मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे सुबह फ़ोन आया था, मैं बड़ी हैरान हूँ कि आंटी नहीं आई है, और मेरे को ऐसे नंबर पर फ़ोन आया कि मैंने उससे तो इन्विटेशन ही नहीं भेजा है। तो आंटी कहती हैं कि हंस के कहती हैं कि गुरुजी आए थे साक्षात। तो मैंने कहा अच्छा आंटी। मैंने कहा ठीक है आंटी, जय गुरुजी। मैंने कहा शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। खैर ये एक तो ये चीज़ हुई मेरे साथ उस दिन, और ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है, और मंजू आंटी कह रही है कि आपने विश्राम कब कराना है। मैंने कहा विश्राम क्या होता है? विश्राम कहते हैं जब हम गुरुजी की गद्दी को हटाते हैं तो उनको विश्राम कराते हैं। तो मेरे को आंटी कहती है आप वेडनेसडे को करा लेना। मैंने कहा आंटी ठीक है, वेडनेसडे को करा लेंगे। तो मैं फ़ोन रखती हूँ, जैसे फ़ोन रखती हूँ तो मेरे को एकदम से गुरुजी कहते हैं कि सैटरडे नू कराई मैनू विश्राम, उस तो पहले नहीं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है। तो तब तक मुझे समझ आने लग गया था, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा 26 को, तो मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी कहते हैं और वो मुझे सुनाई देता है, और जो मैं गुरुजी को कहती हूँ वो गुरुजी को भी सुनाई देता है, और गुरुजी हमारी सारी बात सुनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो वो एक हफ्ता उस दौरान गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ओम के दर्शन कराए, और मैं आरती कर रही हूँ सुबह, तो वो आरती रिपीट हो गई है नॉन स्टॉप। मैंने बिल्कुल भी दोबारा रीप्ले नहीं किया आरती को, वो नॉन स्टॉप आरती रिपीट हुई है, और प्लेलिस्ट बच जाती है बिना प्ले करे। और रोटी का सत्संग है जिसमें एक रोटी एक्स्ट्रा आ जाती है मेरे कैसरोल में, ये भी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। और
एक मेरे यहाँ पे गार्ड आंटी उस टाइम पे खड़ी होती थी, गार्ड आंटी, जिस दौरान वो एक हफ्ते का जो गुरुजी सत्संग कराया उसके बाद जो एक हफ्ता था, तो जो गार्ड आंटी थी वो खड़ी हुई थी। तो मैं अपने बच्चे को क्लास में ड्रॉप करके आ रही थी। तो मैं जब आई तो पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, मैंने उन्हें बोला कि आंटी, रुक के बोला कि आंटी आप ना भोग प्रसाद ले जाना। अब संगत जी मैं जानती नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उन्हें। तो कहती कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा 10 मिनट में आके भोग प्रसाद ले जाना। अब ये तो गुरुजी करवाते हैं और कहलवाते हैं, हमें तो खुद नहीं पता होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आ गई, मैंने फटाफट से उनका भोग प्रसाद एक डब्बे में, प्रॉपर एक डब्बा गुरुजी ने उनके लिए रखा हुआ था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये उनके लिए है। और गुरुजी ने बिल्कुल इशारा मुझे क्लियर करके बताया कि ये डब्बा उनको देना है। अब वो आती हैं, पहली बात तो गेट के बाहर खड़ी होंगी। तो मैंने उन्हें बोला अंदर आओ आंटी। तो वो मतलब उनको ये लग रहा था कि मैं गार्ड हूँ, मैं कैसे अंदर आ जाऊँ, वो हाथ जोड़ने लगी। मैं कहा नहीं आंटी आप प्लीज़ अंदर आइए, दरबार लगा हुआ है, आप आके यहाँ पे गुरुजी के सामने मत्था टेकिए। तो वो बड़ा खुश होती हैं, मुझे बोलने लग जाती हैं कि भाभी कोई बुलाता नहीं है घर पे ऐसे, और आप ना, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं तो बहुत अपने आप को ऐसा फील कर रही हूँ कि आपने मुझे बुला लिया। मैं कहा नहीं मेरे को कुछ मत कहो आप। मैंने कहा देखो ये बैठे हुए हैं और मैंने कहा इनकी ही कृपा से आप आए हो और इनकी ही कृपा से ये आज मेरे घर पे हैं और मैं इन्होंने मुझे जोड़ा है। मैंने कहा सब कृपा इनकी है, हमारा कुछ नहीं है। मैंने कहा आप इनके मत्था टेको आप इनके सामने पहले। तो उन्होंने मत्था टेका। तो एकदम से मत्था टेकने के बाद मुझे कहती हैं कि भाभी मेरी ना बेटी है, वो ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो एडमिट हो गई है। संकट जी तब मैंने स्ट्राइक किया कि ओ गुरुजी ने इसलिए ब्लेसिंग्स देनी है, इसलिए गुरुजी ने ये गार्ड आंटी को बुलाया है। तब मुझे समझ आया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी परेशान मत हो, आप मत्था टेक के अरदास करो, गुरुजी को बोलो और गुरुजी बिल्कुल सब ठीक कर देंगे और आप देखना आपकी बेटी बिल्कुल ठीक होके घर आ जाएगी कल। तो मैंने उनको भोग प्रसाद दिया और वो उसके बाद चली गई। अब अगले दिन मैं उनसे मिली गेट पे, तो मैंने उनसे पूछा, तो मेरे को कहती हैं कि भाभी वो बिल्कुल ठीक हो गई और वो घर आ गई है। तो मैं सुन के बड़ा खुश, मैंने कहा जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। मैंने कहा देखा गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। तो कहती है हाँ भाभी, कहती है भाभी मैं चाहूँगी कि गुरुजी आपके घर पे सत्संग बहुत जल्दी करवाएं फिर से और तब मैं आऊँगी। मैंने कहा ज़रूर आना। तो संगत जी ये बात ना काफ़ी सारी संगतें मुझे बोल चुकी हैं और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा है कि गुरुजी आपके घर सत्संग बहुत जल्दी करवाएं, तो हम भी आएंगे। तो अब मुझे नहीं पता होता कि गुरुजी कहलवाते हैं क्या होता है, और ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दिला दी। उनकी बेटी भी घर पे आ गई ठीक होकर। फिर संगत जी क्या कहते हैं, मेरे को गुरुजी ने उस दौरान एक हफ्ता बिल्कुल अपने ऐसे आंखों के सामने बिठाया। मुझे कहते हैं कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा गुरुजी ऊपर काम देखना है मेरे को। तो मैं अपना काम ऊपर से ही करती हूँ अपने टेरेस से। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं मुझे अपना काम देखना है। तो मुझे कह रहे हैं कोई काम नहीं। और गुरुजी ने क्या किया, मुझे अपने साथ सामने बिठाने के लिए, जो टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी कि मुझे काम देखना है, वो गुरुजी ने क्या किया, मेरे वर्कर्स की छुट्टी करवा दी, एक्सटेंड करवा दी छुट्टियाँ। वो 2 दिन के लिए छुट्टी गए हुए थे और एक ऑलरेडी छुट्टी पे था, एक और गया हुआ था। तो उसका फ़ोन आता है कि मैम मैं ऐसे कहीं फंस गया हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अरे गुरुजी, मैं मन में सोचूं, मैं कहा वाह गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो। और मैंने कहा ठीक है गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तो बिल्कुल ऐसे मुझे सामने बिठाया और मुझे कहते हैं मेरे साथ गल्ला कर, मेरे साथ बात कर। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। मैं बैठी रही और मैंने उनके साथ वाकई में खूब सारी बातें करी। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया और मतलब ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कुछ संगत के बारे में कि मैंने उन्हें जाके कहा, मैं उसका भी सत्संग अभी आपसे शेयर करूँगी। मैंने उन्हें कहा तो वो आंटी ने मुझे मतलब अगले दिन बताया कि हाँ आंटी ये बात सही है कि गुरुजी ने आपको ऐसा कहा। तो क्या हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। मंजू आंटी के लिए ही ये सत्संग है, मंजू आंटी का ही सत्संग है। एक दिन ना मैं बैठी हुई थी अपने मंदिर में, ध्यान लगा रही थी, तो मुझे कहते हैं कि हुते मंजू नू फोन लगा, उसका हाल चाल पता करी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप ठीक हो, ऐसे ऐसे गुरुजी ने ना हालचाल पता करने के लिए कहा है। तो आंटी ना उस टाइम रास्ते में होती हैं और वो मंदिर जा रही होती हैं दर्शन के लिए। तो कहती है हाँ जी आंटी। तो कहती है अच्छा आंटी मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मैं अभी और संगत के साथ भी हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी। उनका मेरे को शाम को फ़ोन आता है, मुझे कहती है आंटी
कि पता है आपको गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? तो कहती हैं कि आज क्या हुआ कि मैं मंदिर गई और वहाँ जहाँ स्टेयर्स होती हैं, जब गुरुजी के हम अंदर जहाँ स्वरूप लगे हुए गुरुजी के वहाँ वहाँ मैं जाने लगी, तो स्टेयर्स पे जैसे ही मैं चढ़ रही थी तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं एकदम से ना, मुझे चक्कर आया। और कहती मेरा ना पैर, चक्कर भी नहीं उन्होंने एग्जैक्टली कहा था, कि मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं ऐसे पीछे की तरफ गिरी और मुझे पता नहीं पीछे से आके किसी ने पकड़ लिया। मैंने कहा अच्छा आंटी, तो मैंने कहा आपको लगी तो नहीं? कह रही नहीं मुझे लगी नहीं, मैं बच गई। तो इसी ने गुरुजी ने आपको कहा था कि उसका हाल चाल पता करी। तो गुरुजी ने उनको पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि भाई अपना ध्यान रखना, किसी तरीके से उन्होंने मुझे बता दिया था। तो एक ये छोटा सा सत्संग हुआ। उसके बाद एक दिन मैं मंदिर में बैठी हुई हूँ और उस दिन मतलब मैं ना फ्री हूँ, क्योंकि बच्चे मेरी अपनी नानी के घर चले जाते हैं और मैं मैं कह रही हूँ गुरुजी आज मैं फ्री हूँ, प्लीज़ मेरे को सत्संग में जाना है, मैं ऑन टाइम जाना चाहती हूँ। मंजू आंटी के घर पे ही सत्संग था, तो मैंने कहा आज मैं ना पूरा सत्संग अटेंड करूँगी 2 घंटे का, मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। और अंकल भी ऑफिस चले गए हैं, तो मैं अपना बैठी हुई हूँ, ध्यान लगा रही हूँ। मेरे को गुरुजी कहते हैं एकदम से, कहते हैं नहीं जाना तूने सत्संग में? मैंने कहा गुरुजी क्यों नहीं जाना? मैं कहा गुरुजी प्लीज़ ऐसे मत बोलो, आज मुझे जाना है, प्लीज़ मेरे को जाना है, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बहुत तसल्ली से सत्संग अटेंड करूँगी। और मुझे बार बार ही गुरुजी कह रहे हैं नहीं, मैंने कह दिया तूने नहीं जाना है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अब मैं बार बार ही उनको क्वेश्चन करे जाऊँ? मैंने कहा क्यों नहीं जाना गुरुजी, क्यों नहीं जाना? तो मुझे कहते हैं कि, मैंने कहा अच्छा गुरुजी प्लीज़ मुझे बता दो आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरे को क्यों नहीं जाना सत्संग में, आप क्यों नहीं भेजना चाह रहे मुझे? तो अब थोड़ी हिम्मत भी ना हो कि क्योंकि गुरुजी मुझे ऐसे कह रहे हैं तो मैं ऐसे कैसे अपने आप उठ के चली जाऊँ। और मुझे कह रहे हैं यहीं बैठ, यहीं बैठ। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैं बैठ गई उनके सामने। अब मैं गुरुजी की तरफ देखे जा रही हूँ तो मेरे को कहते हैं कि मंजू ने ना आज तुझे ना अच्छे से इनवाइट नहीं किया। मैं बड़ा हैरान सुन के। मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, और आंटी ने तो मुझे इनविटेशन का कार्ड बना के व्हाट्सएप भेजा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने इनवाइट तो पूरा किया है अच्छे से। कि नहीं उसने तेनू फोन नहीं किया, वो हर बार तेनू फोन करके इनवाइट भी करती सी। मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा हाँ गुरुजी फ़ोन तो नहीं कर पाई वो, पर हो सकता है बिज़ी हो, कोई बात नहीं। ये संगत जी मतलब ये कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था उससे पहले का सत्संग है, और खैर मैं उस दिन नहीं जा पाई सत्संग में, तो थोड़ा मन भी अच्छा नहीं था। मैंने कहा काश मैं चली जाती तो अच्छा रहता, यही चल रहा था मेरे दिमाग में। तो फिर मुझे गुरुजी कहते हैं, और गुरुजी ने मुझे बिठाए रखा, मुझे हिलने नहीं दिया, उन्होंने मेरे को 4 बजे तक बिठा के रखा और मुझे कहते हैं कि होते फ़ोन लगा मंजू ने। मैंने कहा गुरुजी मैं अभी कैसे फ़ोन करूँ, अभी तो आंटी सत्संग में बिजी होंगी, सत्संग स्टार्ट हो गया उनका। तो कहते हैं नहीं तो तू तो फ़ोन लगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैं लगाऊंगी, अभी लगाऊंगी। पर फिर भी मैं फ़ोन लगाते लगाते ऐसे 5:15 5:30 हो जाते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनका जस्ट सत्संग ख़त्म ही होता है, और मैं एकदम से मैंने उनको फ़ोन किया, जय गुरु जी बोला हमने, और एकदम से आंटी कहती हैं आंटी आप आज क्यों नहीं आए सत्संग में, मैंने आपको बड़ा मिस किया। तो मैंने कहा आंटी मेरे को ना गुरुजी ने नहीं आने दिया। तो कहती क्यों? मैंने कहा आंटी मेरे को मैंने कहा मैं गुरुजी से ये बात कह भी रही थी, मैं कहा गुरुजी मैं ऐसे कैसे बताऊं, और मैंने कहा गुरुजी मुझे कह रहे हैं हुण मंजू ने फ़ोन करके बता कि मंजू ने तेरे को अच्छे से इनवाइट नहीं किया। और मैंने कहा मैं गुरुजी को आंटी कह रही हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, आपको ख़राब लग जाएगा। तो कह रही नहीं आंटी आप मुझे बता दो, ऐसी कोई बात नहीं है, मालिक का जो हुक्म होगा हमें तो सबको वही मानना है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, तो मैं उनको बता रही हूँ कि आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे थे कि मंजू ने तुझे इन्वाइट नहीं किया। आंटी बड़ा हैरान, आंटी कहती नहीं वो ना मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मुझे अपना रीज़न दे रही थी। तो मेरे को बिल्कुल ख़राब नहीं लगा, और मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार मैं टाइम से आ जाऊंगी, आप मुझे बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लगा, आंटी आप बुरा मत मानना। मैं कहा नहीं आंटी मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तो मुझे फिर उन्होंने बताया कि आंटी मैं आपको एक बात सच बताती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो कहते देखो जब आपने ऐसी बात बोली है कि वो मालिक ने आपको ये मैसेज दे भी दिया है, तो अब मैं आपको सच बताऊँगी। कह रही है आपसे पहले 2 संगत आई, आप तो आ नहीं पाए, 2 संगत आई, उन्होंने मुझे ये बोला आंटी आपने तो हमें अच्छे से इन्वाइट नहीं किया था, हमें तो आपने बताया भी नहीं, लेकिन हम तो फिर भी आ गए पूछ पाछ के, हमें पता चल गया था आपके घर सत्संग हो रहा है। मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा। तो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मालिक ने आपको मैसेज दे दिया। कह रही हैं कि आंटी मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। मैं कहा हाँ गुरुजी ने मुझे यही बोला कि आंटी आपने मुझे फ़ोन नहीं किया था, और गुरुजी ने यही बोला कि तो उसने फ़ोन नहीं किया तेनू इस बार, तूने नहीं जाना।
तो फिर मैंने कहा नहीं आंटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके करके टाइम निकल गया। और उसके बाद मैंने उनको रात को 9 बजे फ़ोन किया, और मैंने रात को 9 बजे इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मुझे गुरुजी ने शाम को ये मैसेज दिया। मैं कहा गुरुजी मैं तो जा नहीं पाई, मेरा तो बड़ा मन था, अब मेरे मन में वही चले जा रहा है कि मैं जा नहीं पाई। तो मेरे को कहते हैं तो सुबह जाएं, दर्शन करें और लंगर प्रसाद करें, और क्या कहते हैं उस लंगर प्रसाद में तेरे को कड़ा प्रसाद मिलेगा। और उन्होंने मुझे बताया कि तेरे को कड़ा प्रसाद मिलेगा और तूने वो खा के आना है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है। मैं खुश होगी, मैं कहा चलो मैं कल आज नहीं जा पाई तो क्या हुआ, मैं कल चली जाऊंगी दर्शन के लिए, गुरुजी की तो गद्दी लगी होगी अभी। तो मैंने मंजू आंटी को 9 बजे फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज है। तो कहती है आंटी कि पर मैं तो कल तो गुरुजी को मैं विश्राम करा दूंगी सुबह। तो मैंने कहा आंटी आप, मैंने ऐसे बोल दिया आंटी को, मैंने कहा आंटी आप करा ही नहीं सकती, गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला है कि तूने जाके दर्शन करने हैं, आप विश्राम कैसे करा सकते हो। तो कह रही नहीं नहीं मेरे को ना उनकी बेटी को ना वहाँ जाना था, शायद वो गोल्डन टेम्पल जा रही थी अपने वहाँ, उनके कोई रिलेटिव रहते हैं तो उधर जाना था उनको। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रही मुझे उसकी तैयारी करनी है तो मैं जल्दी विश्राम करा दूंगी। मैं कहा आंटी देखो मैं तो दर्शन करने आऊँगी, मुझे गुरुजी की बहुत क्लियर मैसेज है और मैंने इसलिए आपको बता दिया। खैर इतना सुन के आंटी बोली अच्छा तो ठीक है। आंटी कहती चलो ठीक है। फिर वो सोच में पड़ गई थोड़ी देर के लिए, कहती चलो जब मालिक की ये आज्ञा है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। तो कहती कि अच्छा आंटी अब कब तक आओगे। तो मैंने कहा कि आंटी मैं ना सुबह कोशिश करके 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक मैं आपके पास आ जाऊँगी। तो फिर भी मालिक ने मेरे को 11 बजे तक का टाइम दिलवाया। और आंटी बोली कि अच्छा, फिर हमारी ये बात हुई, आंटी ने बोला ठीक है आप आ जाना और उसके बाद फिर मैं विश्राम करा दूंगी। खैर कुछ नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा आंटी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि मैं विश्राम करा दूं, मैं कहा आंटी आप आज विश्राम नहीं कराओगे, मेरे को गुरुजी ने क्लियर बोला है आप आज विश्राम नहीं कराओगे। कह रही अच्छा आंटी ठीक है। कहती चलो आप आ जाओ पहले, फिर हम आरती भी इकट्ठे कर लेंगे, ये भी बोली वो। मैं कहा ठीक है आंटी। तो उसके बाद थोड़ी देर में फिर से फ़ोन करके कहती हैं आंटी मैं ना मेरे को मालिक ने कुछ दिखाया है अभी और मैं विश्राम नहीं कराऊंगी, और मुझे मालिक ने एक संगत से भी फ़ोन करवाया है और एक और आंटी हैं, मीनाक्षी आंटी हैं शायद उनका नाम, और उनको भी यही कहा है कि तूने, वो भी नहीं आ पाई थी कल के सत्संग में, तो उनको भी यही बोला तूने कल जाके दर्शन करने हैं। तो कह रही हैं कि आंटी आप सही कह रहे हो कि गुरुजी ने आपको ये क्लियर मैसेज दिया, आपके थ्रू मुझे ये मैसेज दिलवाया है कि विश्राम नहीं कराना मुझे कल। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी मेरे को तो जो गुरुजी ने कहा मैंने आपको वो बताया। तो कहती है आप तसल्ली से आ जाओ 11 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैं जाती हूँ, मेरे को उन्होंने प्रसाद दिया और उसके बाद मुझे वो वहाँ बैठ के बताती हैं कि आंटी मैं आपको बताऊँ गुरुजी ने मुझे आज सुबह क्या कहा। मेरे को कहती हैं कि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मंजू सुरभि नू ना एक ही परौंठी दी, सुरभि आंटी नू एक परौंठी दी, ਉਹਦਾ शुगर बढ़ जाता सी। उन्हें कल ते छोले कुलचे रखे सी तो उन्हें, और वो तो उसदे सेहत लिए अच्छे नहीं है। और संगत जी मुझे पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती है इसलिए मैं थोड़ा टूटा फूटा बोलूँगी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, और भूल चूक के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ऐसे ऐसे आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि सुरभि को एक पराठा खिलाना है, 2 नहीं खिलाना है, और कल इसलिए भी नहीं आने दिया क्योंकि कल छोले कुलचे तूने रखे थे और वो उसके लिए अच्छे नहीं थे। बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मैं गुरुजी का कि गुरुजी कितने अच्छे से हम सबका ख्याल रखते हैं और किस तरीके से गुरुजी ने मुझे ना जाने से रोका, क्योंकि वाकई में जो कुलचा होता है वो मैदा होती है और जब भी मैं मैदे से बनी चीज़ खाती हूँ तो शुगर लेवल्स थोड़े हाई हो जाते हैं। और संगत जी मतलब मैं सुन के बड़ा दंग रह गई। मैंने कहा अच्छा आंटी, मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से कराया, कड़ा प्रसाद दिया उन्होंने मुझे। मैंने कहा गुरुजी मुझे कहा था कड़ा प्रसाद मिलेगा और देखो आप मेरे लिए कड़ा प्रसाद लेकर आए हो। और फिर हमने आरती भी करी, वहाँ मैं बैठी, फिर वो मीनाक्षी आंटी भी आई तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, जो गुरुजी ने उनको दिखाया कि वो भी नहीं जा पाई थी। और उन्होंने भी, गुरुजी ने उनको भी यही दिखाया था तूने भी अगले जाके दर्शन करने, अगले दिन जाके। तो ऐसे करके मैंने दर्शन करके वापस आ गई थी। अब मैं संगत जी आपसे बात करूँगी, अमृत वेला का सत्संग अपना शेयर करूँगी, छोटा सा कट इन शॉर्ट करके बताऊँगी। मेरे दिमाग में जैसे मैं सत्संग सुनती थी तो मैं
पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी सारी संगत से कि बहुत लंबा तो नहीं हो गया, क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? प्लीज़ मुझे बताएंगे संगत जी, क्या मैं कंटिन्यू कर लूँ? Can I continue my satsang? Can anyone tell? संगत जी मैं कंटिन्यू करूं अपना सत्संग? ओके, संगीता आंटी जी का आ गया है, प्रीति आंटी भी कह रही हैं, भावना आंटी भी कह रही हैं। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। तो अमृत वेला सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे। और अमृत वेला मतलब मुझे नहीं पता था कि अमृत वेला होता क्या है। मैं सत्संग में सुनती थी और ये सुनती थी कि अमृत वेला टाइम बहुत अच्छा होता है, सबको करना चाहिए और भगवान साक्षात बैठे होते हैं सामने। अब खैर आंटी मुझे नहीं पता था, बट वो अंदर से बड़ा मन करता था कि मैं भी करूं अमृत वेला। तो मैंने ना मंजू आंटी से ही पूछा, मैं सारी चीज़ें उनसे ही पूछती हूँ। एज आई सेड शी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरा जो भी कोई सत्संग, जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो मैं मंजू आंटी से शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे को कभी गुरुजी ने ये इशारा नहीं दिया कि मुझे अपने सत्संग शेयर नहीं करने हैं और अपने ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी है। देखिए संगत जी, हम सारे गुरु परिवार से हैं और मैं ये मानती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करना भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे पॉजिटिविटी आती है और सारी संगत में संगत को अच्छा लगता है, संगत सुनती है, वो भी ब्लेस होते हैं। ऐसा कि गुरुजी कहते हैं कि सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों ब्लेस होते हैं। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप बैठ जाना और ध्यान लगा लेना, आप जिस भी भगवान को मानते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन मैंने आंटी ने मुझे ये भी बोला था कि आंटी मैंने सुना है कि अगर आप गुरुजी को ना ये कह के सोओगे ना कि सुबह मुझे आप जल्दी उठा देना, इतने बजे उठा देना, तो वो उठा देते हैं। अब इस बात पे तो मुझे नहीं विश्वास हुआ कि ऐसा भी होता है। मैंने रात को गुरुजी को कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे ना कल मेरे को ना आप अमृत वेले के लिए उठा दोगी, मुझे अमृत वेला करना है सुबह। तो एज यूजुअल गुरुजी का कोई मेरे को रिप्लाई नहीं आया, बट हाँ आई कैन सी हिज स्माइल वेरी क्लियरली। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप ना मेरे को अमृत वेले के लिए सुबह 3:30 बजे उठा देना। मैं मन में सोच रही हूँ, देखती हूँ गुरुजी मुझे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, और मैं ये कह के सो जाती हूँ। अब हमें नहीं पता कि गुरुजी को आपने कोई काम बोल दिया है तो गुरुजी आप भूल जाओगे, लेकिन गुरुजी नहीं भूलेंगे, गुरुजी को जो आपने कहा है वो करेंगे। तो संगत जी पूरे 3:30 एग्जैक्ट 3:30 मेरी आँख खुलती है, मैं उठ जाती हूँ। उठ के उस दिन तो मैं वैसे इतनी एक्साइटेड होती हूँ अमृत वेले के लिए, मैं बाहर आ जाती हूँ और मैं उस दिन मेरा पहला अमृत वेला मैंने किया। मैं बैठी और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ हो? सब कहते हैं कि गुरुजी साक्षात भगवान साक्षात बैठे होते हैं। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ हो, आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो, तो आप मुझे दर्शन दे दो। मैं ऐसे करके गुरुजी से बातें कर रही हूँ और एकदम से गुरुजी की आवाज़ आती है मुझे कि ले तू मैनू टच कर ले, तू मेरी स्किन नू छू लेगी, ऐसे बोले मुझे, कह तू टच कर। और मैं डर जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये मैंने क्या कह दिया? तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी मेरे को आपके ना दर्शन में इतना गुरुजी ने कह दिया, बहुत बड़ी बात है, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत, क्या हम क्या हैं उनके सामने, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मुझे तो दर्शन हो गए आपके। बस मैंने कोई ध्यान नहीं लगाया, बस मैंने इतनी बात करी और मैं चली जाती हूँ अपना सोने के लिए। ऐसे ऐसे करते करते गुरुजी मुझे 2-3 बारी अमृत वेले के लिए लगातार उठाया और मैं उठती गई। फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, या जो भी मेरा मन किया मैंने वो करना शुरू किया। और उसके बाद एक दिन संगत जी ये मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है अमृत वेले का, और जिसमें मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मेरी आंखों के सामने। और मैं रात को उनको बोल के सोई कि गुरुजी 3:30 बजे मत उठाना, लेकिन 5-10 मिनट पहले उठा देना, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपना ना मुंह धो के बैठूंगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी फिर। तो संगत जी मैं आज तक अमृत वेले में ना नहा के नहीं बैठी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, क्योंकि और ये भी एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, तो मेरे को गुरुजी ने बहुत क्लियर आंसर दिया
कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना, हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है लंगर प्रसाद करने के बाद, मन साफ होना चाहिए। तो मेरे को यही गुरुजी ने कहा कि मन साफ होना चाहिए तुम्हारा। तो मैं संगत जी उस दिन बोला, और गुरुजी ने मुझे 10 मिनट पहले उठाया। मैं अपना मुंह धो के बैठ के मुझे गुरुजी ने बोला जोत जला। मैंने जोत जलाई जैसे मैं जलाती हूँ, और उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि जैसे जलाती है वैसे ही जला। मैंने जोत जला दी। और संगत जी मैं बैठी हुई हूँ, मैं देखे जा रही हूँ गुरुजी की तरफ, सारे स्वरूप की तरफ देखे जा रही हूँ, जो भी स्वरूप मेरे घर पे हैं। और मैंने देखा कि अचानक ही गुरुजी के स्वरूप पे जल की अमृत बोलेंगे हम उसको, अमृत की ड्रॉप्स नज़र आ रही हैं मुझे। मैंने कहा ये क्या है? मैंने देखा बड़े ध्यान से, मैंने कहा अरे ये तो ना गुरुजी के स्वरूप पे ना ड्रॉप्स आ रही हैं पानी की। अच्छा, उस टाइम मेरा दिमाग ने काम किया कि इसको अमृत वर्षा कहते हैं। और मैं देख ही जा रही हूँ बड़े ध्यान से। मैंने दूसरा स्वरूप भी देखा, तो उस पर भी गुरुजी की अमृत वर्षा आई हुई थी, और वो अमृत वर्षा धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो जितने भी स्वरूप थे उन सब पे अमृत वर्षा होने लग गई थी। तो मेरी आंखों के सामने वो ड्रॉप्स आ रही थी, मैंने खुद देखा। फिर एक वाइट चोले का जो स्वरूप है उसमें मैंने देखा कि गुरुजी की ना 2 डॉट्स मुझे नज़र आ रही हैं उनके चोले पे नीचे साइड में। मैं देखे जा रही हूँ ध्यान से कि ये तो मुझे ना आइज़ जैसी लग रही हैं, और थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ गुरुजी की नोज़ बन जाती है। कहा ये क्या बन रहा है? और मैं सोच रही हूँ मन में बैठ के, और मैंने धीरे धीरे देखा तो उनका पूरा ऐसे करके गोल सा चेहरा बन जाता है, पूरा फेस उनका बन जाता है। मैंने कहा गुरुजी आपने दर्शन दिए मुझे, मैं बड़ा हैरान रह जाती हूँ। उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी इधर अमृत वर्षा भी आपने मुझे दिखा दी, उधर आपने गुरुजी आपने दर्शन भी दे दिए। और मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं अंकल को उठाती हूँ। अंकल को उठाया, मैंने अंकल को दिखाया। अंकल नींद में होते हैं। अंकल ने देखा, थोड़ी देर बैठते हैं, वो कहते हैं हाँ मुझे तो ड्रॉप्स दिख तो नहीं है मुझे, वो सोने चले जाते हैं। मुझे गुरुजी ने उस दिन जब मैं 3:30 बजे बैठी हूँ, उस दिन उन्होंने मुझे कुछ संगतों का फेस दिखाया, नाम लिया, और मैंने उनको फ़ोन भी लगाए। जो संगत मतलब जो भी गुरुजी की आज्ञा से, जो भी उस टाइम पे गुरुजी चाहते थे कि उनके दर्शन करें, मैंने दर्शन कराए। और गुरुजी ने दर्शन कराए अपने। और उसके बाद मैंने देखा कि गुरुजी एज इट इज़ हैं, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी आप क्या चले जाओगे? आपने मुझे दर्शन दे दिए, अब तो आप चले जाओगे चोले से, और बच्चे तो मेरे दर्शन कर ही नहीं पाए आपके, तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, तो मैं क्या करूं गुरुजी? मैं थोड़ा सैड हो रही हूँ, सोच रही हूँ मन में। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं तू तो चिंता ना कर, मैं तेनों छड़ के अब कदे भी नहीं जाना कहीं, मैं तो इत्थे चोले विच ही रहूँगा। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करो मैं तेरे साथ ही रहूँगा हमेशा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। संगत जी उन्होंने बहुत क्लियर मुझे ये चीज़ कही। वो आज भी मेरे चोले में एज इट इज़ उनका फेस स्वरूप के दर्शन हैं। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जितना करें शुक्राना उतना कम है। मैं सोच नहीं सकती कि गुरुजी इतनी जल्दी अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देंगे, इतनी जल्दी ब्लेस करेंगे, हम नहीं सोच सकते। खैर मैं बड़ा खुश। मैंने अगले दिन बच्चे उठे, बच्चों को दिखाया, बच्चों को हाँ मम्मा ये तो गुरुजी बैठे हुए हैं। तो वो जो अमृत वर्षा आई है स्वरूप पे, वो मेरा मन ही ना करे कि मैं उनको साफ करूं, और मैं उनको छू रही हूँ, बार बार टच करके देख रही हूँ। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा वो अमृत, जैसे कहते हैं कि आप किसी बॉटल में डाल लो, तो मैंने वो भी थोड़ी थोड़ी कोशिश की थी डालने की, बट वो इतना वो ड्रॉप्स ही थी, तो अगर फ्लो में नहीं आ रहा था। तो जितना मुझसे हुआ मैंने किया। वो 2-3 दिन तक, इतनी गर्मी है वेदर के हिसाब से, अगर वो कुछ और होता तो वो बहुत ड्राई हो जाता, लेकिन वो अमृत वर्षा है गुरुजी की, वो एज इट इज़ रही ड्रॉप्स, वो बिल्कुल नहीं गई। वो 3-4 दिन तक मैंने रखी ड्रॉप्स। और उसके बाद वो मेरी बेटी ने आके गुरुजी का स्वरूप क्लीन कर दिया। वो भी सेवा करती रहती है गुरुजी की जब उसका मन करता है। उसने एक दिन गुरुजी के लिए कार्ड बनाया, तो गुरुजी ने उसके ऊपर घी की ड्रॉप्स की वर्षा करी। संगत जी आप मानेंगे नहीं, घी ड्रॉप्स मैंने कभी नहीं सुना, बट मैं आपको दिखाऊंगी। उसने अपने हाथ से बहुत ही सुंदर सा कार्ड बनाया गुरुजी का, जैसा उससे बना, जैसा गुरुजी ने एक्सेप्ट किया। आप ये देखिए संगत जी, इस पे घी की ड्रॉप्स लगी हुई हैं, आप ये देखिए
घी की नज़र आएंगे आपको। और यहाँ पे ड्रॉप प्रॉपर अमृत वर्षा की है, जो उन्होंने 2-3 दिन बाद गुरुजी ने फिर से करी। गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया। और ऐसे करते करते संगत जी वो पूरा हफ्ता 10 दिन गुरुजी ने मुझे फिर से अमृत वर्षा, मेरे बेडरूम के वॉल पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अमृत वर्षा करी। गुरुजी ने अमृत वर्षा दिखाई, फिर से ब्लेस किया हम सबको। और ऐसे करते करते गुरुजी बहुत ज़्यादा मैं अटैच होती चली गई गुरुजी के साथ, और मैं धीरे धीरे ऐसी अमृत वर्षा करने लग गई। और एक दिन ऐसे ही हुआ संगत जी कि मैंने फिर उनको ऐसे ही बोला, अभी ये मैं पिछले हफ्ते की बात बता रही हूँ आपको। मैंने उनको कहा कि गुरुजी मेरे को ना अमृत वेला करना है, प्लीज़ आप मेरे को ना 3:30 बजे सुबह उठा देना। तो संगत जी, और मैंने ये कहकर ना मैं सो गई। और ना मेरे को सुबह गुरुजी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं थोड़ा रूटीन भी चेंज हो गया है, सभी का ही हो गया है, तो सोने का टाइम नहीं होता है। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ रात को बैठ के, तो मैं थोड़ा सा लेट सोई थी। तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मैं कैसे उठूँगी, आप देख लेना गुरुजी, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। तो गुरुजी ने मुझे उठाया, और संगत जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं वो मुझे गुरुजी किसी तरीके से, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी नींद में हूँ। एकदम से मेरे पैर में जैसे कोई निडल चुभती है ना, ऐसी चुभी, बड़ी तेज, और बड़ी तेज चिल्ला के उठी। तो मैं जब उठी तो मैंने देखा कि अंकल भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। मैंने कहा फिर ब्लैंकेट में कौन घुस गया? मेरे को लगा, मैंने कहा गुरुजी ये आप हो क्या? मैंने फ़ोन उठा के देखा तो 3:35 हो रहे थे। मैं कहा अरे गुरुजी तो आप भी हो, सॉरी गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं बाहर आई, मैंने जोत जलाई, गुरुजी पे ध्यान लगाया, उस अमृत वेला किया। उस दिन भी मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी अपनी, और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, ओम के रूप में दी हैं। गुरुजी ने शेरावाली माता के साक्षात दर्शन करवाए मुझे अपने टीके में, और शिव तांडव करते हुए दर्शन करवाए हैं, साईं बाबा के दर्शन करवाए हैं, और कृष्णा के दर्शन करवाए हैं। नंदी गाय, आजकल मुझे संगत जी 4-5 दिन से मुझे नंदी गाय के दर्शन हो रहे हैं हर टीके में मेरे। और ऐसे करते करते मतलब रोज़ मुझे गुरुजी कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और अब जब जुलाई स्टार्ट हुआ है तो गुरुजी ने मुझे बोला कि जैसे कि ये सावन का महीना है, बहुत ही पावन महीना है, गुरुजी का बर्थ महीना है, बर्थडे 7 जुलाई को होता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि हुणते सत्संग करी। 1 जुलाई से लेकर आज तक मैं एवरी डे गुरुजी मुझसे सत्संग करवाते हैं, 1 आवर का एवरी डे सत्संग कराते हैं, और मैं उन्हीं से ही आज्ञा लेती हूँ गुरुजी कब करना है और कैसे करना है, कहाँ क्या बनाना है आपके लिए, सब वो मुझे बताते हैं। और संगत जी मैं आप एक मिस कर गई बीच में, जब मैंने गुरुजी को सत्संग हुआ था और विश्राम करवाया था, तो तब भी गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियर बताया था कि मेरे लिए ये प्रसाद तूने बना के भोग लगाना है और तब मुझे विश्राम कराना है आरती करने के बाद। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था। तो गुरुजी सब चीज़ें बता देते हैं, और हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आती हैं ये चीज़ें, लेकिन गुरुजी बहुत क्लियर मैसेज देते हैं। या तो वो किसी के थ्रू मैसेज दिला देंगे, लेकिन बताते ज़रूर हैं, हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। अब मैं आपको एक सत्संग शेयर करूंगी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनका फ़ोन आता है मेरे पास, तो सबकी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डिस्कस नहीं कर पाई। और देखो मुझे भी नहीं पता था कि कुछ इशू चल रहा है या वो परेशान है किसी वजह से। तो मैंने बोला कि ऐसी बात होती रही। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भाभी ये गुरुजी को मानते हो क्या? आपकी डीपी में मैंने फ़ोटो देखा और स्टेटस पे भी देखा। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं गुरुजी को फॉलो करने लग गई हूँ, ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे कनेक्ट कर लिया है और मैं मंदिर जाती हूँ। तो मुझे ऐसे पूछने लगी कि अच्छा कब जाते हैं मंदिर, क्या टाइमिंग्स हैं, मेरा भी मन है जाने का। मैंने कहा हाँ जी आप ज़रूर जाना। तो मुझे भी कोई ओके तो मैंने कहा कि आप ना उस दिन मंडे को जाएंगे, तो इतना ये टाइम है। मैंने सारे उनको मंदिर के टाइमिंग्स बताए और सब कुछ उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं वहाँ पे। तो मेरे को कहती हैं ठीक है भाभी, मैं अब आने वाले मंडे को जाऊँगी। तो वो फ़ोन रखने वाली थी, और फ़ोन रखने से पहले ही मैंने उनको पता नहीं क्यों ऐसे बोला। मैंने कहा दीदी आपके घर पे तुलसी का पौधा है? तो मेरे को कहती हैं कि नहीं तुलसी का पौधा नहीं है भाभी, यहाँ पे ना तुलसी का DLF गुड़गांव में रहती हैं वो, कि इधर ना तुलसी का पौधा ना सूख जाता है, चलता नहीं है।
तो मैंने कहा नहीं दीदी, आप तुलसी का पौधा लेकर आना, वो ज़रूर चलेगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कह रही ठीक है मैं ले आऊँगी। तो शायद उन्होंने भी इस बात को बड़ा लाइटली लिया कि पता नहीं क्यों बोला, और मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसे क्यों कह दिया उनको। खैर वो मंदिर जाती हैं और वहाँ उनको चाय प्रसाद मिलता है। वो लंगर के टाइम तक रुक नहीं पाती हैं, जैसे गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने शायद उनको चाय प्रसाद ही कराना था, तो गुरुजी उनको चाय प्रसाद करवाते हैं। और गुरुजी उनको अच्छे से दर्शन करवाए गुरुजी ने। और जब चाय प्रसाद की तरफ वो बढ़ती हैं तो कहती हैं मुझे बड़ी तेज़ समोसे की खुशबू आई, और वो भी मुझे उन्होंने बताया कि वहाँ पिंक कलर का चोले में स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का। तो वो बड़ा अट्रैक्ट हो गई थी उससे, और मुझे कहने लगी कि पता है भाभी क्या हुआ कि जैसी चाय आई ना, तो चाय पे जैसे ही मैंने चाय प्रसाद लिया, समोसा मिला उन्हें और चाय मिली, वो जैसी बैठी चाय प्रसाद लेने के लिए, तो कहती हैं कि चाय के ऊपर ना तुलसी का पत्ता आया, मतलब उन्हें चाय के ऊपर तुलसी का पत्ता मिला। मैंने कहा अच्छा। कहती हैं भाभी मुझे आपकी बड़ी याद आई। कहती मेरे को लगा कि मैं फटाफट आपको फ़ोन करके बताऊं ये बात। तो मैंने कहा अच्छा। फिर तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात जब बताई तो मैं भी हैरान। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं दीदी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैंने तो ऐसे ही आपको बता दिया था। मैंने उस दिन उनको पूरा बताया, मैंने उनको तुलसी की कहानी भी सुनाई थी कि कौन थी तुलसी जी, मैंने उनको सब कुछ बताया। तो मैंने कहा आप ना तुलसी का पौधा ले आओ, हो सकता है ये शायद गुरुजी का इशारा हो, तभी उन्होंने कहलवाया है। मैंने कहा मैं ऐसे क्यों बोलूँगी, मैं तो बोल ही नहीं सकती जब तक गुरुजी की रजामंदी नहीं होगी। तो कहती भाभी अब मैं तुलसी का पौधा लेकर आऊँगी। तो जब मैंने ये सत्संग अपना किसी एक मंजू आंटी की घर ही सत्संग था, वहीं पे शेयर किया, तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में तुलसी का कोई पौधा नहीं है और वहाँ चाय में तुलसी नहीं डलती है। तो मैं बड़ा हैरान, मेरे को जब मैंने सत्संग शेयर किया तो सब ने बोला कि आंटी वहाँ पे तो ना पौधा ही नहीं है तुलसी का मंदिर में कहीं पे भी, और चाय में तुलसी डलती ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझसे ऐसे कहलवा दिया, और दीदी को चाय में तुलसी का पत्ता मिला है, उन्होंने पिया, उन्होंने वो तुलसी का पत्ता भी पिया है चाय के साथ। तो मैंने कहा चलो जैसी गुरुजी की इच्छा। तो ये देखो गुरुजी का कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी क्या करें, क्या कैसे किसको कहाँ कब ब्लेसिंग्स देनी है, किस रूप में ब्लेसिंग देनी है, संगत जी ये हमें नहीं पता होता, ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। उन्हीं को पता है उन्हें कब किसको कैसे जोड़ना है अपने साथ। उसके बाद मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी। ये है स्टोन्स का सत्संग। जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी, तो गुरुजी जब मैं पहली बार मंदिर गई थी, तो जब अपने ब्रदर के साथ मंदिर गई थी, तो जब मैं सेकंड टाइम मेरा मन था कि जाऊंगी मैं मंदिर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बार बार ही मुझे वहाँ पे कोई था जो मुझे खींच रहा था और मैं जाना चाह रही थी। तो गुरुजी ने मुझे बोला होते अब मंदिर आई ना तो ए स्टोन उतार के आई। मैंने पुखराज पहना हुआ था अपने गले में, 2 पुखराज पहने हुए थे। तो गुरुजी मुझे बोला ये स्टोन उतार के आना मेरे पास आई तो मंदिर में। मैंने कहा ठीक है। खैर कुछ नहीं, मैं उस दिन मैंने गुरुजी ने मुझे कहा और मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे टेलीपैथी नहीं समझ आती थी। और संगत जी ऐसी मेरे पेरेंट्स नोएडा रहते हैं, तो मैं नोएडा गई मिलने के लिए उनसे। तो मैं रास्ते में वापसी में आ रही थी और आते वक्त मैं टोल क्रॉस करते ही बीच में रुकी। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने अपने गले से वो स्टोन निकाला जिसपे मैंने पता नहीं कितने 40,000 60,000 रुपये खर्च कर चुकी थी, और बिना किसी की परवाह किए क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ आया। मैंने वो स्टोन निकाला और फेंक दिया पानी में, बहते पानी में प्रवाह कर दिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने वो स्टोन निकाला संगत जी, आई फेल्ट सो लाइट। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आप को। मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना बहुत हल्का फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था। फिर मैं गुरुजी के मंदिर गई तो मेरे को गुरुजी कहते हैं होते स्टोन उतारा ही है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी उतारा ही। तब भी मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे सारी बातें ऐसे बता के बोल देते हैं, और तब मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये टेलीपैथी होती है। तो ऐसे करके ये छोटे छोटे सत्संग हैं और बहुत ही प्यारे सत्संग हैं जो गुरुजी ने करवाए हैं, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी। एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगी आप सबसे कि संगत जी हमें अपनी ईगो, अपना अहंकार और अपना ये दिमाग, जो हम ये फालतू का दिमाग चलाते हैं ना, इन सबको हमें सच में बिल्कुल अब हटा देना चाहिए अपने से। ये बात बिल्कुल सही है। गुरुजी कहते हैं मंदिर में आओगे तो अपने
ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ पैर की जुतियां विच छड़ के आओ। क्योंकि ये जब हम बोलते हैं ना कि हम अभी भी, मैंने बहुत सी संगत ऐसी देखी है जो बहुत ही अट एंड बट्स, बहुत वहमों में पड़ती है। तो संगत जी, हमें वहम नहीं करना। हमें आपको अगर कुछ मन है ना गुरुजी के लिए करने के लिए, तो आप प्लीज करिए। आप ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों हो गया, मालिक बैठे हैं सामने, करवाने वाले वही हैं, करवाएंगे वही। तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि आप ये सोचो कि ये ऐसा हमने क्यों किया। तो जिस दिन आप अपना एक तो ये चीज़ संगत जी कि आपको जो भी मन करता है गुरुजी को वो भोग में लगाइए। आपको जैसे सजाना है, जो भी आपको करना है, गुरुजी डेकोरेशन करनी है वो करिए, जो मर्जी करिए। गुरुजी आपसे करवाएंगे जो उन्हें करवाना है। हम में से कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला। मुझे आज ये नहीं पता था कि मुझे आज सत्संग में क्या शेयर करना है, और मैं यही सोच रही थी, और मैं यही गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आज मैं क्या शेयर करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। गुरुजी ने मुझे बोला, हुणते तू जर्नी तो स्टार्ट करी और स्टेप बाय स्टेप बताना सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अभी मुझे परसों ही सत्संग जब गुरुजी ने घर पे करवाया, मेरा ध्यान लगा, और ध्यान लगने पर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है, संगत आई हुई है बहुत, और मैं भजन भी गा रही हूँ और मैं डांस भी कर रही हूँ, और मैं बस झूमे जा रही हूँ, डांस करे जा रही हूँ। मुझे होश ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और बिल्कुल लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। तो संगत जी, ये भी एक ब्लेसिंग है, ये भी गुरुजी ने ही नज़ारा दिखाया है मुझे। और जैसे अगर संगत जी कुछ भी आपके दिमाग में आता है, आपका कोई काम है और आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ संगत जी बी पॉजिटिव। आप ये मत सोचिए कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। संगत जी, बिलीव मी, आप धैर्य बना के रखिए, वो काम आपका ज़रूर होगा। आप हर काम में, आप हर चीज़ में जब गुरुजी को अपने साथ लेके चलेंगे, तो एक तो पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और जो काम का रिजल्ट होना होगा ना, वो इतना अच्छा होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। आज मैं कुछ भी काम करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, गुरुजी आप मेरे साथ रहो हर काम में। और वाकई में गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, तभी मैं हिम्मत जुटा पाती हूँ कुछ काम करने के लिए। तो संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और लास्ट शेयर करूँगी मैं ये। एक आंटी, मैं कोई सत्संग सुन रही थी, वो आंटी का सत्संग है। तो वो आंटी ना, उनके अंदर बहुत ईगो थी। मैंने ईगो आपको छोड़ने के लिए इसलिए कहा कि वो आंटी के अंदर इतनी ज़्यादा ईगो थी कि एक तो उनको मतलब थोड़ा पैसा था, तो अहंकार आ जाता है आदमी के अंदर, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मालिक ने दिया है ना, तो मालिक एक सेकंड नहीं लगाएंगे वापस लेने में। इसलिए अहंकार, ईगो कभी मत दिखाओ अपनी। और आंटी, और मैं कैसे जाऊं, और गुरुजी उनको बड़े मंदिर के दर्शन कराते हैं, बुलाते हैं, और कहती हैं कि मैं मंदिर कैसे जाऊं, और मैं तो ऐसे खा नहीं सकती किसी के साथ बैठ के, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। अब गुरुजी ने, देखो गुरुजी की महिमा देखो आप, गुरुजी ने क्या किया। वो आंटी की ईगो खत्म करने के लिए गुरुजी ने उन्हें लंगर के टाइम पे 4 लोगों के साथ बिठाया। वो भी कौन? एक उनका ड्राइवर, और जबकि उनके अंकल उनके साथ गए थे, अंकल को अलग बिठाया, और दोनों एक दूसरे को देख के आंखों में आंसू हैं कि हम कैसे बैठेंगे। और अंकल भी यही सोच रहे हैं कि आंटी कैसे बैठेगी यहाँ लंगर के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली अपनी वाइफ का नेचर जानते हैं वो आंटी का। और गुरुजी ने उनको एक मतलब जो आंटी ने खुद शेयर किया था कि एक काम करने वाली आंटी थी, उनके साथ बिठाया, एक ड्राइवर के साथ बिठाया, और खुद ही उन्होंने बोला कि एक मिडिल क्लास आंटी थी वो, और एक मैं। कह रहे उस दिन मुझे, मेरे आंसू गिरते रहे, और वो आंटी कहती है मैं इतना रोई, मुझे लगा कि महाराज मैं कितना गलत थी। गुरुजी ने उनकी ईगो वहीं मंदिर में बुला के, जो वो सोच रही थी वहाँ खड़े होकर, तभी की तभी खत्म कर दी। तो संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी कब, क्या, कैसे, किसके थ्रू ब्लेसिंग्स दे दें, और ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं। तो इसलिए सब इंसान बराबर हैं संगत जी, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। ये तो सब हमारी बनाई हुई है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, क्या होता है ये? भगवान तो सबके लिए एक ही है। हमारे लिए गुरुजी सबके लिए हैं गुरुजी।
एक मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए गुरुजी एक है। वो कहते हैं गुरुजी के अंदर सब भगवान है, और ये वाकई में गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन करवा के बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाया है उन्होंने। तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं भगवान अलग अलग है? नहीं, भगवान एक ही है। हनुमान जी तक के दर्शन करवाए उन्होंने मुझे, बहुत क्लियर दर्शन। तो संगत जी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गुरुजी से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अपना फेथ बनाए रखें। ये जो विश्वास है ये हमें बहुत आगे ले जाएगा गुरुजी के साथ, और गुरुजी वो चीज़ दे देंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। गुरुजी ने ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं मैं कभी सोच नहीं सकती थी। गुरुजी से जुड़ते गुरुजी सबसे पहले नेगेटिव लोगों को आपसे दूर करते हैं, और आपको पता नहीं चलेगा गुरुजी कैसे दूर कर देंगे, और आप देखते रह जाओगे, और ये चीज़ें आपको बाद में रियलाइज कराएंगे गुरुजी। और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत बेअंत शुक्राने। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जिस दिन गुरुजी के पास नहीं बैठती तो मुझे लगता है कि कुछ खाली है मेरी लाइफ में, समथिंग इज मिसिंग। मैं मिस करती हूँ गुरुजी को, और तभी गुरुजी ने मुझे भी दर्शन भी दिए परसों, क्योंकि मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी मैं आपको बड़ा मिस कर रही हूँ, आप कहाँ हो गुरुजी? और गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। इतनी जल्दी अरदास सुनते हैं, इतनी जल्दी अरदास सुनते हैं गुरुजी। आपको बस फेथ रखना है, आज नहीं तो कल आपका काम जरूर होगा संगत जी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। गुरुजी कहते हैं मेरे से मांगो नहीं, तुम मांगोगे मारुति, हो सकता है मैं मर्सिडीज देना चाहता हूँ, इसलिए गुरुजी कहते हैं मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। गुरुजी कहते हैं मुझसे मांगोगे तो मैं सूद समेत ले लूंगा वापस, लेकिन जो मैं अपनी मर्जी से ब्लेसिंग्स दूंगा वो मैं कभी नहीं लूंगा। और आप गुरुजी से अटैच होके भूल जाएंगे, लेकिन गुरुजी आपको नहीं भूलेंगे कभी भी। गुरुजी आपके हमेशा अंग संग रहेंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पे फाइंड अप करूंगी। बहुत बहुत बेअंत शुक्राने गुरुजी के कि गुरुजी ने मुझे आज मौका दिया ये सत्संग शेयर करने का। उन्होंने ही कहलवाई हैं सारी बातें, नहीं तो मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ भी कहूँ उनके बारे में। और ऐसे ही गुरुजी सब सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखें, अपनी मेहर बरसाए रखें। जल्दी से जल्दी इस महामारी जो बीमारी फैल रही है इसको रोकें। और जहाँ तक मुझे लगता है संगत जी, 15 सितंबर के बाद जो मुझे फील होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब प्रेयर करेंगे, इकट्ठे मिलकर अरदास करेंगे, और आप सब लोग ऐसे ही जुड़े रहें गुरुजी के साथ। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुरुजी ने मुझसे शिव पुराण का रोज़ एक अध्याय पढ़वाना भी शुरू कर दिया है। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे वो याद दिला देते हैं। संगत जी, ऐसे फ़ोन पे एक दिन इमेज खुल गई थी PDF फाइल शिव पुराण की। मैं हैरान रह गई थी कि मैं उस दिन पढ़ा नहीं था मैंने, और ऐसे करके सामने आ जाती हैं। संगत जी, ये एक्चुअली मिराकल्स नहीं बोलेंगे, ये ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। हम मिराकल्स गलत बोलते हैं। गुरुजी इज नॉट शिव, गुरुजी इज महाशिव, देवों के देव, महादेव, महाशिव हैं। तो मैं सबके लिए अरदास करूंगी पूरे दिल से गुरुजी से कि सबको खुशियां दे, सबको सारी चीज़ें ब्लेस करें जो भी उन्हें चाहिए, और सब पे अपनी मेहर रखें। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, I mean, my life is absolutely zero without you. I am nothing. आप हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा सब पे बनाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।